हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें। आज के एपिसोड में एपिसोड 184 के सवाल मैं पढ़ने जा रही हूँ। अब ये सवाल हैं क्या, जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं, चाहे वो सब्सक्राइबर हैं या नॉन सब्सक्राइबर हैं, उनके कमेंट्स आते हैं, अपनी छोटी बड़ी उलझनें वो शेयर करते हैं मेरे साथ। और यहाँ पर मैं और मेरे बाकी के जितने भी व्यूअर्स हैं आपस में भी एक दूसरे को जो भी सही से सही सलाह उनके समझ में आती है वो देते हैं। ऑफ कोर्स मानना या ना मानना अगेन आपकी ही चॉइस होती है, लेकिन कई बार हम एक उलझन में फंसे हुए होते हैं और जो बाहर से देख रहा होता है उसको वो रास्ता नज़र आ रहा होता है कि हम कहाँ से निकल सकते हैं। तो बस यही उस रास्ते को खोज करने की एक कोशिश है ये चैनल। आशा करती हूँ जैसे अभी तक सबकी मदद कर पा रही हूँ, आगे भी बहुत सारे लोगों की इस चैनल के थ्रू मदद हो पाएगी। तो चलो आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आओ बहन बातें करें। तो दीदी, यू आर डूइंग गुड जॉब। दीदी एक बात बताएं, क्या परिवार से बॉन्ड बनाने के लिए बच्चों को उनके पास अकेले छोड़ना ज़रूरी है? जबकि उनके पास बच्चों को छोड़ने से वो मेरे बारे में झूठ गलत बोलते हैं। सास और बुआ हैं जिनकी जो हमेशा गलत बोलती हैं। मेरे पति विदेश में हैं, मैंने अपना घर का बच्चों का काम खुद संभाला है, मेरे से तो कुछ बोल नहीं पाते। बच्चों को छोड़ो तो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं मेरे बारे में। बेटी 11 साल की है, बेटा 9 साल का है। बेटी की वो समझ में आता है कि दादी परेशान करती हैं। मेरी बेटी मेरे साथ बहुत हेल्प करती है हर काम में, शायद इसलिए मेरे खिलाफ भड़काते हैं। क्या करूं दी? अगर ऐसा हो रहा है कि आपके खिलाफ नेगेटिव चीज़ें उनके बच्चों के दिमाग में डाली जा रही हैं, तो आपके पास सिंपल सा ऑप्शन है कि जब आप जाओ तभी बच्चों को साथ ले जाओ। और दूसरी चीज़, अगर देखो छोड़ना भी पड़ता है तो इस चीज़ में छोटे बड़े का ध्यान मत रखो। कई लोग कहते हैं ना बच्चों को इस तरीके की टॉक्सिक चीज़ों से बचाओ, ये वो। बचाना ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को रियलिटी का थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए। तो आप सिर्फ इतना भी कह दो ना कि अगर बच्चे बताते हैं कि दादी ये कह रही थी या बुआ ये कह रही थी, अगर आपने सिर्फ इतना भी उनके दिमाग में डाल दिया ये बोल के कि भैया तेरी दादी क्या कह रही है, वो पूरा सच है या नहीं है, देख उस पर मत जा। हमेशा ऐसा नहीं होता, अभी तू छोटी है या तू छोटा है, लेकिन जब बड़ा होगा तो तुझे समझ में आएगा कि वो जितनी बातें बोल रहे हैं सारी सच नहीं होती। तो कुछ तो होगा ना, तो थोड़ा बहुत क्लैश है। तो इतनी सी अगर आप एक बात अपने बच्चे के दिमाग में डाल दें तो वो उन पर अंधा विश्वास नहीं करेगा, है ना। वो सोचेगा कि हाँ, जो मेरा सब कुछ कर रही है मेरी माँ है, वो कुछ कह रही थी और ये कुछ कह रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं डिलेमा में तो एटलीस्ट रहेगा। वो बिल्कुल ऐसा नहीं हो जाएगा कि जैसा दादी ने बना दिया वैसा, अगर कभी कभी आप छोड़ते हैं तो भी। नहीं तो सिंपल है, कोशिश यही करो कि जब आप हों साथ तभी बच्चों को साथ ले जाओ, अगर इस तरीके की संभावनाएं आपको लग रही हैं तो। नेक्स्ट, हेलो दी, आप कैसे हो? मेरा एक सवाल है। मैं जब कभी किसी से मिलती हूँ तो मैं उनकी बातों में आ जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि इस इंसान पर यकीन करें ना करें, वह बात ही इस तरीके से करते हैं। तो हम कैसे पता करें? ओके बना के लोग हमें ना भड़का भी देते हैं, जैसे कि वह मुझे मेरी सास के खिलाफ भड़का देती है, जिठानी के लिए भर देती है। तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आता बाहर का जो पड़ोसी होता है हमें किस पर विश्वास करना चाहिए कि फिर नहीं। फिर लोग बाग हमारे भोले बने का फ़ायदा उठाते हैं। प्लीज़ मेरी इस कन्फ्यूजन को भी दूर करें। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो दीदी। वह लोग बहुत ज़्यादा मीठा बोलते हैं। क्या दीदी सच में ज़्यादा मीठा बोलने वाले लोग हमें मदद कर सकते हैं, हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं? मेरी इस कन्फ्यूजन को दूर करें। आपका जो कन्फ्यूज़न है वो 100% सही है। जो जितना मीठा बोलता है ना, आप यही जज नहीं कर पाओगे कि कब वो आपके पीठ में छुरा घोंप देगा या कब वो आपसे फेक है और कब वो ओरिजिनल है, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मुझे अगर कहो कि पर्सनल डर किससे लगता है ना, मुझे मीठे आदमी से ही डर लगता है। जो भैवे भैवे करते रहते हैं ना, मुझे पता है उनको हैंडल कैसे करना है। लेकिन जो बहुत ही मीठे बोलते हैं ना, उनसे तो मैं कोसों की दूरी बना लेती हूँ तुरंत। फिजिकली नहीं पॉसिबल हो पाता ना, तो मेंटली मैं किसी भी बात पे उनके विश्वास नहीं कर रही होती जो बहुत मीठा बोलते हैं। ये मेरा अपना नियम है, क्योंकि एक्सपीरियंस वही एक्सपीरियंस बनाते हैं ना। जो मेरा अनुभव अभी तक रहा है मृदुभाषियों के साथ, वो यही है कि उनकी 10 में से 9.5 बात झूठ होती है। आप यही नहीं जज कर पाते कि कौन सी बात सच और कौन सी झूठ। पहली चीज़ हो गई मृदुभाषियों के बारे में, है ना। अब बात आई कि परिवार, जो पड़ोसी या कोई आपकी सास और नंद के खिलाफ या जेठानी के खिलाफ आपको भर देते हैं, तो सिंपल सी चीज़ है। देखो, अगर आपको चुनना पड़े कभी दोस्त यार परिवार में, बीच में आपस में, कि परिवार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या आपके दोस्त यार और पड़ोसी, तो मैं हमेशा कहूँगी कि परिवार परिवार ही होता है। कोई भी आपका दोस्त, कोई भी पड़ोसी, कोई भी रिश्तेदार आपकी फैमिली की जगह नहीं ले सकता। भले कितनी भी बुरी हो, फैमिली फैमिली होती है। चाहे आप परेशान हैं, कुछ हैं, वो आपका मैटर है।
एक चीज़ होती है कि आपने कोई परेशानी अपनी बताई, है ना, आपके किसी हितैषी ने उस चीज़ को सुना, और आपको उसमें से कैसे निकाल सकते हैं, वो मेंटली या फिजिकली या किसी चीज़ का सपोर्ट जो आपको अपनी फैमिली से चाहिए था वहाँ से नहीं मिल रहा, वो सपोर्ट दे दें, वहाँ तक तो देखो बढ़िया है कि हाँ ऐसे दोस्त यार रिश्तेदार हैं तो आप लकी हो। लेकिन अगर इस तरीके के हैं कि वो सपोर्ट तो आपको दे रहे हैं इतना सा, लेकिन साथ में बुराइयां आपके घर की इतनी कर रहे हैं कि आपको पहले इतना गुस्सा था अभी इतना हो गया है, वहाँ समझ जाओगे आप गलत चल रहे हो। ठीक है ना। तो अप्स एंड डाउन्स देखो आते हैं, कई बार फैमिली हमेशा के लिए अलग भी हो जाती है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी फैमिली फैमिली होती है, कोई भी दोस्त यार रिश्तेदार उसकी जगह नहीं ले सकता। चलो नेक्स्ट। हाय दीदी, थैंक यू फॉर योर सजेशन। मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरा भाई एक लड़की को प्यार करता है, वह बेंगलोर में रहती है, उधर ही फली बड़ी है, पली होगा, और मेरे भैया उधर जॉब करने के लिए गया है। हम लोग गांव के हैं, हमारा मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है और घर पर खाना बनाने वाले भी कोई नहीं है। मेरे भैया ने बेंगलुरु वाली लड़की के साथ शादी करना चाहता है। मैं चाहती हूँ उसको शादी हो जाए, पर घर पर काम करने के लिए कोई नहीं है, काम वाली बाई भी नहीं मिलती अच्छे से, उसको पैसा ही चाहिए होता है, कोई नहीं आता गांव में काम करने के लिए। मैं क्या करूं, आपका सलाह क्या है? आप बताते हो भाई का ऊपर ही छोड़ दो, खुद सॉल्व करेगा। अभी उसके साथ कोई नहीं है शेयर करने के लिए, वो मेरे साथ ही बात करता है और मेरे साथ ही शेयर कर लेता है, इसलिए मैं उसको क्या सलाह दूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, इसलिए आपको मैसेज कर रही हूँ। थैंक यू। देखो, भाई के लिए पत्नी चाहिए या घर के लिए मेड चाहिए? अब वो ज़माने तो है नहीं कि बहू मतलब काम वाली आ गई एक फ्री। ऐसा नहीं कह रही कि मैं हर एक कोई काम करने ही जा रहा, लेकिन अब वो परिपाटी तो ख़त्म हो गई ना। तो भाई अगर उस लड़की ने पढ़ लिख के अपनी नौकरी ली है, करियर बनाया है, तो वो सिर्फ इसलिए कि आपकी मम्मी गांव में है और वहाँ कोई खाना बनाने वाला नहीं है, तो वो कैसे अपनी सारी पढ़ाई डिग्री नौकरी छोड़ के आपके भाई के प्यार में पड़ के और वो वहाँ पे सिर्फ खाना बनाएगी? आप ये एक्सपेक्ट ही गलत कर रहे हो उससे। और खाना बनाना क्या बड़ा मुद्दा है? अगर आपकी मम्मी वहीं जाके रह लें, अगर आपके भाई को उनके साथ रहना ही है कि मेरे को अपनी माँ का ध्यान रखना है, तो बजाय उस बीवी के जो होने वाली है उसका सारी पढ़ाई में तेल लगाने के बजाय सीधी बात है ना कि भाई मैं अपनी माँ को वहाँ रख लूँगा। क्या बेंगलुरु में पेरेंट्स अलाउड नहीं होते क्या? अब दूसरी बात आएगी कि जिम जाने को तैयार नहीं है, ये टंटा आएगा। तो जब दोनों बेटा बहू कमा रहे हैं, तो अभी आप कह रहे हो कि वहाँ पर काम वाली कोई मिलती नहीं है जी, पैसे ही चाहिए, तो दो पैसे। उस बहू के सामने भी अगर ये ऑप्शन आएगा कि भैया या तो तुझे अपनी पढ़ाई नौकरी सब छोड़ के वहाँ पर खाना बनाना पड़ेगा, या फिर उस मेड की तनख्वाह देनी पड़ेगी, वो भाग के राजी हो जाएगी कि मैं तो तनख्वाह दे दूँगी। तो भाई ये नहीं है अब कि आप बच्चों के जीवन अपने हिसाब से डिसाइड करोगे। अभी भाई सोच भी रहा है इतना, लेकिन अगर कल को बात ये आ गई कि मुझे छोड़नी पड़ेगी वो लड़की क्योंकि यहाँ से स्थिति नहीं बन रही, मेरे घर पे कोई खाना बनाने वाली नहीं मिल रही, तो वो नहीं रहेगा। छोड़ भी देगा तो वो दुखी रहेगा, और नहीं छोड़ेगा तो आप लोग परेशान रहोगे। तो ये तो एक सिली सी वो हो गई जे कि मतलब ये पुराने ज़माने की प्रॉब्लम आप इस ज़माने में अब करोगे तो प्रॉब्लम ही होगी। सिंपल है कि भाई को जो लड़की पसंद है उससे शादी करे आराम से, और यहाँ पे खाने का क्या इंतजाम करना, उसको कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढे, या तो माँ चली जाए या फिर यहाँ पे जितने पैसे मिले मेड रखो, बस होगी प्रॉब्लम सॉल्व। अगला है दी, मैंने बेबी गर्ल अडॉप्ट की, उसके बाद मैंने अपनी जेठानी के साथ 2 शादी अटेंड की हैं। वो मेरे पीठ पीछे मेरे और मेरी बेटी की हंसी बनाती है, लोगों को बोलती है देखो कैसे चिपका के घूम रही है। मेरे हबी की गोदी में थी बेटी, उनके लिए भी बोला देखो कैसे चिपका के घूम रहे हैं। और भी उल्टा सीधा बोलती रहती है, जिनको नहीं पता होता कि अडॉप्टेड है उनको भी जा जा के बताती है गोद ली है इनकी नहीं है ना, क्या करूँ दी, बहुत परेशान हूँ। कितनी बदतमीज औरत है बताओ। एक बार सही से बोल दो ना उसको, बदतमीजी से, सही से भी नहीं, एक बार बदतमीजी से बोल दो कि सब जगह गा दे, मैगजीन में निकाल दूँ, मैं न्यूज़पेपर में ऐड करा दूँ, है ना, कि गोद ली हुई है गोद ली हुई है। तो क्या है गोद ली हुई है? और जब मतलब उसको डांट दो भाई तुम सही से एक बार कि मुझे नहीं पसंद, और तुझे जितना जाके गाना गाने हैं ना गा ले, अगर तेरी बातों में कोई आ भी रहा वो भी हमारे लिए तो बेवकूफ़ है। हमने इसे अपने शरीर से पैदा किया नहीं किया, हमारे लिए तो ये वैसी ही है जैसी अपने हम जन्म देते तो है। अब तुम्हारे जैसों के दिमाग में रहेगा फ़र्क तो रहेगा, भाड़ में जाओ बस। और कितनी बार बताएगी, मान लो जिसे नहीं भी पता, ठीक है, अगर किसी को नहीं भी पता कि अडॉप्टेड है, वो जा जा के बता रही है और आप उस बच्चे का रख रहे हो बहुत ध्यान,
तो इसमें आपके लिए नेगेटिव क्या है? पॉजिटिव ही है कि भाई अपने जन्म नहीं दिया फिर भी देखो कितना जी जान से बच्चा पाल रहे हैं। तो इतना वो मत पालो, बल्कि लेकिन उसको एक बार अच्छे से फिट जरूर कर दो। नेक्स्ट, दी मेरी सास बार बार ये कहकर ताने देती है कि जो सेवा नहीं करता उसे प्रॉपर्टी नहीं मिलती। मैं घर का सारा काम करती हूँ, मेरी सास शरीर से बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बर्तन भी नहीं उठाती। अगर सोफ़ा पे कपड़े पड़े हैं और वो टीवी देख रही है तो कभी कपड़े फोल्ड भी नहीं करती। जब देखो मुझे कामचोर बोलती है पूरे रिश्तेदारी में और कहती है मेरा घर है, तुम्हें निकाल दूंगी तो हमें बर्दाश्त करेगी, हम तुझे नहीं। मुझे बहुत रोना आता है सुनकर। पति कुछ नहीं कहते, मैं जवाब भी दे चुकी। काम ना करो तो कमरे में लड़ने आ जाती है और कहती है निकाल मेरे घर से। मेरे पति भी मिल से MIL से बहुत डरते हैं, क्या करूं, प्लीज़ हेल्प। आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ कि भैया काम उतना करो जितना आप इजीली कर पाओ, क्योंकि जो अब वो प्रॉपर्टी का लॉलीपॉप दिखा के आपसे सारी ज़िंदगी आपका तेल निकाल लेगी, उसके बाद भी ऐसे बुड्ढों का पता नहीं होता कि वो पैसे या प्रॉपर्टी जो आपको दिखा रहे थे, जिसके लालच में आप सब कुछ कर रहे थे, वो देंगे भी या नहीं। और कानून ना आप उनका कुछ उखाड़ नहीं सकते कि नहीं जी हमने तो सारी ज़िंदगी करा, हमें तो दो ही। तो एंड में ऐसे बेकार भी हो जाता है सारा। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ माँ बाप की प्रॉपर्टी पर कभी भी वो मत रखो कि ये हमें मिलेगी। मिल जाए ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो, माँ बाप की सेवा करनी है, निस्वार्थ भाव से कर दो। तो निस्वार्थ भाव से जब करते हैं तो हम किसी के नौकर बन के भी नहीं करेंगे, है ना। हम अपनी खुशी से करेंगे, जैसा हमें सही लगेगा हम तो उतना करेंगे। ये कोई तरीका नहीं लेंगे हम कि जी नहीं कर रहे तो कमरे में लड़ने आ गई, तू हमें बर्दाश्त करेगी, निकल मेरे घर से। ऐसे में तो निकल के खड़े ही हो जाओ। एक कहानी मैंने पढ़ी थी कि मेरा तू थोड़ी दे रही है खाना, हमारा मकान दे रहा है, तुम थोड़ी दे रहे हो, मेरा ध्यान रख रहे हो, मेरा मकान कर रहा है। उसको बुढ़िया को अपने मकान का था कि मैं मकान दे के जाऊंगी, इस लालच में तुम मेरी वो कर रहे हो सेवा। तो उसके बेटे ने ही स्टैंड लिया था ये कि एक बार ना खाली कटोरी और चम्मच गिलास रख दी थी ले जाके उसकी थाली आगे कि मकान से कहो इसमें खाना डाल दे। बीमार हो गई थी, मकान से कहो तुम्हें लेके जाए वहाँ पे डॉक्टर के। तो प्रॉपर्टी का अगर बूढ़ों को घर के इतना ज़्यादा घमंड हो जाए ना, उन्हें लगे कि हमने तो बच्चे खरीद के डाल दिए, बहू खरीद के डाल दी, जो हम कहेंगे वैसे करेगी क्योंकि हम इसको प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो ठोकर पे है ऐसी प्रॉपर्टी। आपने तो दास्ता स्वीकार कर ली एक तरीके से। माँ बाप की सेवा करनी है वैसे ही कर दोगे जी, हमें चाहिए भी नहीं, हम आपकी लेंगे भी नहीं प्रॉपर्टी। जैसे हमसे जितना है हमारे पास हम उतने में ही गुजारा करेंगे, चाहे जैसे भी करना हो। तो तब देखो आपकी स्थिति बदलती नहीं बदलती। इतने की तो प्रॉपर्टी नहीं यार जितने का जीवन खो देते हो जाएगी। जो हमारे नसीब की होगी प्रॉपर्टी हम अपने हाथों से मेहनत करके बना लेंगे, लेकिन इसके चक्कर में इतना ज़्यादा किसी के अंगूठे के नीचे दब के रहने की ज़रूरत होती नहीं है, ये हम कर जाते हैं। कच्चा लालच कहती हूँ मैं तो इसे हमेशा। नेक्स्ट, दी मेरी ननद आई हुई है, खूब स्वागत किया उनका, काफ़ी कुछ बनाया। हम ऊपर रहते हैं, उनका बेटा ऊपर आया तो नीचे बुला लिया, बहुत बुरा लगा, क्या करूं, नेचर ख़राब लग रहा है। जो बढ़िया बढ़िया बनाया था वो खुद खा लो, उन्हें खाना नहीं है तो पूछो भी मत फालतू। नेक्स्ट, दीदी मैं आपके चैनल से जुड़कर घर का काम अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। मेरा क्वेश्चन है आप अपने 3 चैनल का कंटेंट कैसे मैनेज करती हैं, प्लीज़ थोड़ा बता दीजिए। इसमें एक का आया है कमेंट, वो बहुत कमेंट करती हैं हमेशा कि 2 चैनल का तो कंटेंट रियल है, उसमें क्या सोचना, और केवल तीसरे को ही तो सोचना पड़ता है। तो जो रियल कंटेंट है, मेरी जो लाइफ है रियल कंटेंट वाली, वो सभी औरतों की है। सब इतना ही काम करती हैं घर में, लेकिन उनमें से कितने लोग उस काम को शूट करके एडिट करके टाइमली पोस्ट कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिनमें रियल कंटेंट है उनमें कुछ सोचना नहीं पड़ रहा या उसमें टाइम नहीं जा रहा, है ना। सोचना नहीं पड़ रहा एक कह सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे भी अब तो मेरा इतना हो गया कि मैं आओ बहन वाले एपिसोड में मुझे कोई प्री प्रिपरेशन नहीं चाहिए, मैं सीधे बैठती हूँ, शूट करती हूँ, एडिट कर देती हूँ। लेकिन लिव लाइफ ईजी की एडिटिंग में टाइम लगता है बहन और उसका थंबनेल वगैरह भी, चलो ये तो हुआ कि टाइम लगता है, लेकिन देखो अब कैसे मैनेज कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा तो मैं आपसे ब्लॉग में शेयर करती रहती हूँ कि जिसमें अपलोडिंग वगैरह में टाइम ज़्यादा लग रहा है, कुछ है तो मैं चलते फिरते उन चीज़ों को लगाती रहती हूँ, ताकि सब काम, मतलब मैं अलग काम कर रही हूँ लेकिन फ़ोन भी अपना काम करते रहें दोनों, है ना। एक तो ये, लेकिन ये कोई एक दिन में, एक महीने में, एक साल में भी आया नहीं था। कम अब पूरे 3 साल हो गए लगातार, है ना, और 2 साल तो अब इसको भी हो जाएंगे, आओ बहन वाले को भी, जस्टिफाई वाला उससे पहले है। अब मैं कह सकती हूँ कि हाँ मैनेज करने का मुझे हो गया। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले शुरू में टाइम लगता था, अभी
फटाफट हो जाती है, हाथ बैठ गया, इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आप सोचो आप स्टार्टिंग में ही घर के काम और जॉब फुल टाइम, उसके साथ सोचो कि एक चैनल, मतलब मुझे याद है स्टार्टिंग में ही ये बात हुई थी कि जब मैंने जस्टिफाई वाला चैनल शुरू किया था ना, तो मैं मेडिकल लीव पे थी, हड्डियाँ टूटी हुई थी मेरी, मैंने शुरू ही उस टाइम पे किया। अगर आप लोगों ने देखा होगा वो चैनल, तो जस्टिफाई वाले पे वीडियो है कि 3 रिब्स टूटी हुई थी, मैंने उस टाइम पे वो चैनल स्टार्ट करा था। तो तब तो मैं घर पे थी 15 दिन के लिए, तो वो हो गया। लेकिन उसके बाद मेरे हस्बैंड, जब मैं स्कूल ज्वाइन करने लगी थी, वो यही कह रहे थे कि उसके बाद कैसे कर पाओगी, तुम सारा दिन बिजी रहती हो। तो वो चीज़ मुझे भी थी, तो मेरी हफ्ते में एक वीडियो डालना भी ना मेरे लिए बड़ा टेढ़ी खीर हो जाती थी, क्योंकि उसमें प्रोजेक्ट्स भी रहते थे ऐसे कि बनाओ सिलो, वो नहीं हो पाता था। फिर लिव लाइफ इजी वाला चैनल आया। अब इसमें जब ये वायरल हुआ तो लोग, मतलब मेरा भतीजा उस टाइम पर काफ़ी मुझे बताता रहता था, वो थोड़ा उसको पहले से पता था, तो वो कहता था कि बुआ जी इस टाइम वायरल हो रहा है, आप ना डेली वीडियो डालो। मैंने कहा भाई हो ही नहीं पाएगा डेली, जबकि मिलियंस में व्यूज़ आ रहे थे उस टाइम। अब मुझे समझ में आता है कि उस टाइम मैं कितनी बड़ी गलती करी, चाहे मैं स्कूल की छुट्टी ले लेती उस टाइम, लेकिन वो काम ज़रूरी था, है ना। तो उसमें भी हफ्ते में 2 वीडियो, मेरी नाक में दम हो जाता था उन्हें वो पोस्ट करने में, क्योंकि सब काम नया था, नहीं आता था। तो जैसे जैसे आप करते जाओगे स्पीड बढ़ती जाएगी, जिन कामों में आपको पहले आधा 1 घंटा लगता था वो आप 5-7 मिनट में करने लगोगे। तब ये है कि धीरे धीरे वो मैनेज होने लगता है, ये एक दिन में नहीं हुआ। तो अगर आप भी इसमें जा रहे हो कंटेंट क्रिएशन में, तो एकदम से छलांग ना मारने की सोचना। ये है कि ठीक है घर का काम कर रहे हैं, यहाँ से हमारे पास 2 ढाई 3 घंटे निकल रहे हैं, इसमें हम ये काम कर लेंगे, ऐसे शुरू करो, धीरे धीरे होएगा, एकदम नहीं होएगा। नेक्स्ट, शक्ति पति का इलाज साइकाइट्रिस्ट से हो सकता है। शक्ति नहीं होगा, फिर ये शक्ति होगा। बहुत ही ज़्यादा शक करते हैं, ज़िंदगी को नरक बना दिया है, बाहर जाएंगे तो बाहर की कुंडली लगा कर जाते हैं, कुंडी होगा। मैं घर से बाहर भी ना निकल सकूं, कोई सामने छत पर ना जाए, स्कूटी पर पीछे बैठकर जाती हूँ तो ये तो शीशे में से मुझे देखते हैं या फिर मुड़ मुड़ के देखते हैं। आपके अकॉर्डिंग मेरे पहनने का तरीका, बोलने का तरीका बिल्कुल परफेक्ट है। मैं किसी जेंट से बात करती ही नहीं हूँ, कोई काम होता है तो ही करती हूँ, वह भी उनके सामने। प्लीज़ हेल्प। आपने पहली लाइन में लिखा कि शक के पति का इलाज साइकेट्रिस्ट से हो सकता है, आप बता रहे हो या पूछ रहे हो? तो अगर पूछ रहे हो तो हो सकता है, क्योंकि है तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये साइकाइट्रिस्ट की। लेकिन वही है, जब इतना शक आदमी करता है ना, तो साइकाइट्रिस्ट जो है वो उसकी जड़ तक जा सकता है। पर ऐसा नहीं है, हम लोग भी कहीं ना कहीं उनको थोड़ा स्टडी करने की ज़रूरत है, मुझे लगता है, जो शक्की लोग होते हैं, है ना, कि आखिर ये चीज़ शुरू कहाँ से हुई, क्यों करते हैं वो, खाली हमारे साथ ही कर रहे हैं, ये सब फीमेल्स के साथ उनका यही है। तो ये थोड़ी सी ना चीज़ें उनके बारे में स्टडी करने की ज़रूरत होती है कि क्या चीज़ पिंच कर गई उन्हें इतनी कि वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। अगर हम वो कारण पकड़ पाएँ किसी तरीके, तो शायद शायद हम उस चीज़ को दूर कर पाएँ उनकी वो। क्योंकि मुझे, आप उनकी जगह पे ना ऐसे लोगों की खुद को रख के देखो, एक आदमी जो किसी पर भरोसा नहीं करता, कैसी उसके मन में बेचैनी रहती होगी, कैसी उतावलापन सा हर टाइम, एक धोखा मिलने की वो हर टाइम की, कहीं मुझे कहीं से धोखा ना मिल जाए, उसके मन में तो खुद अशांति इतनी रहती होगी। तो हेल्प तो सही में उसको भी चाहिए, लेकिन उसने हमारी ज़िंदगी की जो ऐसी तैसी मार दी है, वो एक अलग पॉइंट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वही है, थोड़ा सा आदत के साथ एडजस्ट तो हो ही करती हैं महिलाएं कि भाई मेरा पति को नहीं पसंद, चलो छोड़ो। लेकिन एक्सप्लोर ज़रूर करो, जैसे में वो राज़ी रहते हो जब बात करते हो, कि ये सब चीज़ें हैं क्यों, जान पाओगे तभी उसको हटा पाओगे। नेक्स्ट, जिसने पूछा है कि लव मैरिज अच्छी अरेंज मैरिज, वो सुनीता जी का 1 से लेकर सारे एपिसोड देख ले, मैरिज कौन सी भी हो बिल्कुल परफेक्ट होगी। हाँ, वैसे मुझे लगता है, अब मतलब हो सकता है मैनेज, कितना भी कैसा भी आदमी हो या औरत हो या कैसी भी सिचुएशन हो, थोड़ा सा अगर हम सोचने का तरीका अपना बदल लें और एक ये डिसाइड कर लें ना कि हमें रहना है सॉर्टेड और हमें सुखी रहना है, हमें नहीं लेना स्ट्रेस, तो हम किसी भी स्ट्रेस के कारण को थोड़े दिन बाद हटा देंगे अपनी लाइफ से, या कैसे भी कर लें। नेक्स्ट, मैम मेरे को पथरी है, डर लगता है कि ऑपरेशन ना हो, क्योंकि मेरे 3 बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं। देखो, डर कितना भी लगे, अगर पथरी है तो ऑपरेशन ही सही रहता है। किडनी की तो निकल जाती है दवाइयों से, लेकिन अगर गॉल ब्लैडर में है तो ऑपरेशन ही करवाना है, और कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों वाला ऑपरेशन ज़्यादा बड़ा होता है, रिकवरी भी देर से होती है, इसका फटाफट हो जाता है, तो इतना डरो मत और करा लो। नेक्स्ट, मैम मैं सेपरेट रहती हूँ एंड इन लॉज पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, मुझे उनका ये बिहेव पसंद नहीं है। वो रोज़ मिलने आ जाते हैं, वीकेंड पर बच्चे के अपने साथ ले जाते हैं, मैं अकेली रह जाती हूँ।
देखो अगर बच्चा वहाँ जाके खुश हो रहा है और वो कोई निगेटिविटी इंजेक्ट नहीं कर रहे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हुआ था, तो आप अपनी सोच को बदल लो ना, तो वीकेंड आपके लिए एक अच्छा खासा इतना बढ़िया एक स्लॉट निकलेगा जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हो जो आपका मी टाइम में आएगी। जब हम यहाँ आए थे मेरे बच्चे फ्राइडे शाम को हमेशा अम्मा के पास जाते थे अपनी, है ना, और वो आते थे फिर वहाँ से संडे की शाम को, सोमवार को स्कूल होता था तब इसके लिए, तो लेके या फिर सैटरडे को जाते थे, अगर सैटरडे स्कूल जब रहता था, नहीं तो सैटरडे ऑफ है तो फ्राइडे शाम को ही चले जाते थे। तो वो जो सैटरडे की रात मिलती थी, है ना, तो मैं स्कूल से आई हूँ वहाँ से लेके फिर सैटरडे की रात और फिर संडे का पूरा दिन मैं उसी में ही अपने ड्रेसेस वगैरह सिलती थी, इतने सारे DIYs करती थी, इतने सारे, सच में, क्योंकि चैनल का एडिटिंग का कोई काम था नहीं, जितना टाइम मिलता था। अच्छा आंखों पे आप चश्मा चढ़ गया, उस टाइम पे आंखें भी बिल्कुल बिना चश्मे के बढ़िया थी, ये तो अब फ़ोन की वजह से इतना काम हो गया। तो मैं इतने सारे DIYs करती थी, क्या कपड़ों में क्या पेंटिंग में, जो स्टोन स्टोन पोत रखे हैं सब तभी के तो हैं। तो वो ही एक टाइम स्लॉट रहता था और उसको मैं अपने तरीके से खर्च करती थी, तो पूरे वीक के लिए मेरे को एनर्जी मिल जाती थी कि हाँ भाई मैंने अपना कुछ कर लिया क्रिएटिव सा, केवल घर के ही काम में या बच्चों में ही मैं उलझी नहीं पड़ी हूँ। तो इसी स्लॉट को आप अपने लिए पॉजिटिवली बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हो, उसको निगेटिव ले क्यों रहे हो। रही बात यह कि जी हमें वीकेंड पे कहीं घूमने जाना है या कुछ करना है, तो कि हर वीकेंड पे मत जाओ। आप अगर अकेले हो घर पे, आपको बाहर जाना ही ज़रूरी थोड़ी है, आपको एक मी टाइम चाहिए, वो घर पे ही मिल रहा है। नहीं तो बच्चे वहाँ गए हुए हैं, आप चले जाओ फिर ऐसे ही एक आध बार बच्चों के बिना भी। तो ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, थोड़ा सा आपका सोचने का तरीका बदलो तो हो जाएगा। और रही बात ये कि इंटरफेयर करते हैं, रोज़ मिलने आ जाते हैं, मैं तो यही कहूँगी भैया माँ बाप हैं, चाहे यहाँ के हैं वहाँ के हैं, आ रहे हैं, जब तक हैं आ रहे हैं, एक दिन आएगा वो नहीं होंगे। तो अगर आ रहे हैं तो लकी हो आप कि आपके घर में बड़े हैं जो आ सकते हैं, आपसे मिल रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। अगर वो आके कलेश करें, आपकी बिना मतलब की टॉक्सिसिटी फैलाएं, कुछ करें, आप दोनों में झगड़े लगवाएं, तो है चिंता की बात। लेकिन अगर नॉर्मली मिलने आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आने दो। नेक्स्ट, मैम थैंक्स फॉर माय आंसर। मेरा एक और क्वेश्चन है फ्रेंड से रिलेटेड। मेरी 2 फ्रेंड्स हैं, उनमें से एक को सब लोग पसंद करते हैं टीचर्स, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बट मेरे को कभी उसके नेगेटिव वाइब्स आती हैं। कभी कभी मेरे को लगता है कि मैं जेलस तो नहीं फील कर रही हूँ, बट लगता है कुछ तो ऑफ है। एक रीज़न ये भी है कि मैं उसको अच्छे से जानती हूँ, वो मुँह पर अच्छा बनती है, पीछे सबकी बुराई करती है, टीचर्स की भी। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या मैं गलत हूँ? वो हेल्प भी करती है मेरी बहुत बार, बट अथॉरिटी दिखाती है, मुझसे पूछ कर सब करो, किसी और से बात मत करो। ये सब ऐसे लोगों के साथ कैसे रहना चाहिए? क्यों हमें भी उनके जैसा दुनियादारी सीखनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आप जो हो आप वो रहो, वो जो है वो उसे वो रहने दो, ना उसे बदलने की कोशिश करो ना खुद बदलो उसके लिए। और इसके बावजूद भी आपकी एक दोस्ती चल रही है, उसे भी चलने दो। रही बात यह कि आपके ऊपर कमांड देती है या वो दे रही है, उसका मन है। आप कमांड नहीं लेंगी, ये आपकी मर्जी होगी, कोई गन पॉइंट पे नहीं रख लेगी वो। उसके बदले में ये कि मैं तुझसे बात नहीं करूँगी, मत कर। और ये खाली इसकी चीज़ नहीं, आगे हर रिलेशन में यही चीज़ फॉलो होती है। दो तरफा रिश्ता होता है, दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, बात सुनते हैं। अगर कोई एक अननेसेसरी दबा रहा है, आदमी रिश्ते के लिए एक बार 2 बार झुक जाएगा, लेकिन फिर अगर कोई हर बात पे अपनी ही चला रहा है ना, तो ऐसे का होना ना होना एक बराबर, ना होना ज़्यादा बेहतर होता है। तो उसका प्रेशर आप लो मत, अपने तरीके से जियो, जैसे आपको सही लग रहा है उतना करो। कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या कह रही है तो मुझे इसलिए करना पड़ेगा। और ना उसका कोई डिस्क्लोज करो किसी से भी कि हाँ भाई ये ऐसी है वैसी है, ठीक है, उसका जैसा चल रहा है, आपका जैसा चल रहा है। अब ये जो लोग उसे ज़्यादा पसंद करते हैं, करने दो। लेकिन कभी जब ऐसी टेस्ट वाली सिचुएशन आएगी ना, तो लोग उस पर नहीं, आप जैसों पर ट्रस्ट करते हैं कि यार इसका कुछ नहीं पता क्या कह दे, लेकिन ये सही है, उससे निश्चिंत रहो। तो आप जैसे हो वैसे ही रहो। किसी बेकार की, अगर आपको किसी के पर्सनैलिटी में कुछ पसंद नहीं है ना, तो उसके जैसा बनने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता फिर। नेक्स्ट दी, अपनी बात को रखने का क्या तरीका है? सीधे सीधे चिल्लाकर प्रेशर बना के किसे और किसी से शादी करने से पहले अपना लाइफस्टाइल पसंद नापसंद डिस्कस करना रॉन्ग है? नहीं, डिस्कस करनी चाहिए। और दूसरे का क्या, सीधे सीधे चिल्ला के प्रेशर बना के, ये कोई तरीका होता ही नहीं। और ना चिल्लाने से प्रेशर बनता, जिन पर बन जाता है वो थोड़े से कमज़ोर होते होंगे दिल दिमाग से कि हाँ ये चिल्ला रहा है इसलिए मैं चुप हो जाऊँ। नहीं तो चिल्ला रही जितना चिल्लाना,
सही बात है वो धीमे भी बोली जाएगी तो भी सही लगेगी, और गलत बात है वो चिल्ला के भी बोली जाएगी तो गलत ही लगेगी, रहेगी, लगेगी तो बात की बात है। नेक्स्ट मैम, मैं रनिंग की प्रिपेयर करती हूँ। आज एक लड़के ने मेरी साइड देख के अपने दोस्त को लूज करेक्टर बोला। मैं लाइन में सिंगल लड़की थी। मैं सोशली ग्राउंड पर किसी लड़के से कनेक्टेड नहीं हूँ, ना किसी से बात करती हूँ। गर्ल्स में टॉप परफॉर्मर हूँ। कोच के बोलने पर बॉयज़ के साथ रनिंग करती हूँ। उस लड़के का ऐसा बोलना मेरे को बिल्कुल उसको मारने का मन कर गया आया, समझ नहीं आता कैसे डील करूँ। बुरा लगता है बहुत ज़्यादा, और बहुत दिन तक आपके दिमाग में ये चीज़ घूमी भी होगी, बार बार एक्शन रिप्ले चल रहा होगा उसका, क्योंकि किसी का मुंह तो हम पकड़ नहीं सकते, वो कह के चला जाता है, उसके शब्द घूमते रहते हैं, और उसको रिएक्शन में हम क्या बोलें क्या नहीं बोलें ये भी असमंजस रहता है, बोलें भी या नहीं बोलें। तो मैं आपकी स्थिति बिल्कुल अच्छे से समझ रही हूँ कि क्या चल रहा होगा आपके दिमाग में, लेकिन ये मान के चलो कि ये 1-2 दिन आपके दिमाग में रिकॉर्ड बजेगा। आप जो कर रही हो वो करती रहो, फिर आप अपने ट्रैक पर मतलब बदलो नहीं उस ट्रैक को, और हो सकता है सडनली आपके दिमाग में कोई ऐसा जवाब आ जाए जो आप उस लड़के को मुंह तोड़ दे सको। इसी तरीके से देना, लेकिन घुमा फिरा के, जैसे वो डायरेक्ट आपसे नहीं बोल रहा ना तो आप भी डायरेक्ट मत बोलना। पढ़ो पढ़ो मत इस चक्कर में कि हाँ जी मैंने डायरेक्ट कुछ बोला या मैंने उसे मारा। जैसे उसने घुमा फिरा के कुछ कहा, आप भी घुमा फिरा के अपने किसी दूसरे बंदे से कह दो, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि आपने कह दिया, और समझ जाएंगे बाकी सब लोग कि ये किसे कह रही है। मैं तो सेम करती हूँ, अगर कोई मुझे उसे सीधे नहीं बोल रहा तो मैं भी उसे सीधे नहीं बोलती, घुमा के ही दूंगी, और इतनी ज़ोर का जवाब देती हूँ कि कान में मज़ा आ जाता होगा उसके, शक्ल से पता लगता है। नेक्स्ट मैम, मैं अपने जीवन में लग्जरी लाइफ के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, जॉब करती हूँ, घर का बच्चों का पूरा काम अकेले करती हूँ, ब्लॉग भी बनाती हूँ, लेकिन ब्लॉग के चक्कर में ज़्यादा टाइम मोबाइल पर जाता है। इनसिक्योरिटी होती है कि ब्लॉग में बहुत मेहनत कर रही हूँ, धीरे धीरे ग्रोथ भी कर रहा है चैनल, लेकिन अच्छा नहीं चला तो मेरी मेहनत बेकार ना हो जाए, क्योंकि मैं इस टाइम को कुछ और अर्निंग करने में लगा सकती हूँ, कर भी लूँगी, क्योंकि मैं न्यूज़ एंकर भी हूँ। घर, जॉब, न्यूज़ एंकर, ब्लॉगर सब कर रही हूँ। मुझे क्या करना चाहिए मैम? क्या मैं सब करके सही कर रही हूँ? देखो, आप सब कुछ कर सकती हो, इसलिए आपको ट्राई करना चाहिए, और जिस फील्ड में भी आपको लगे कि यहाँ से रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया वहाँ बढ़ा दो। अभी आप ऐसे जोन में हो ना, आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि कहाँ से क्या आएगा ज़्यादा अच्छा। तो अगर लग रहा है कि धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है चैनल में भी, तो थोड़ा टाइम इसको भी देना बनता है आपका। बहुत सारे टैलेंट अगर हमारे अंदर हैं तो ये कोई कमी थोड़ी है, ये तो अच्छी बात है। तो आप सब जगह ट्राई कर रहे हो, कर लो, लेकिन अपना एक टाइम दे दो खुद को खुद ही कि भाई मैं 1 साल का समय लेके चल रही हूँ, इतने में जो हो गया ठीक है। तो उसमें एक आपको रहेगा कि ये हमेशा के लिए नहीं है, इतने में हो गया तो ठीक, नहीं तो नहीं। तो करते रहो जैसे चल रहा है। नेक्स्ट मैम, कोई साथ ना हो मेरा मतलब था मेरे मायके में कोई नहीं है सिवाय मम्मी के, और वो भी सिर्फ भाभी की बुराई करने के लिए बात करती हैं। ससुराल में नंद है, जब उनको रहना आना होता है आराम के लिए तभी बात करती हैं। स्कूल के कलीग्स मेरे साथ ज़्यादा जेल नहीं करते बिकॉज आई एम डिफरेंटली एबल। कोई फ्रेंड भी नहीं है जैसा है जो फ़ोन करके पूछे कि तू कैसी है, तो उसके पूछने से क्या हो जाएगा? मैंने पिछली बार भी आपको यही कहा था और अब भी मेरा जवाब सेम है। ऐसा नहीं है आप एक सवाल अगर 4 बार पूछोगे तो मेरे जवाब बदल जाएंगे, है ना? मैंने तब भी यही कही थी कि कब तक किसी का मुंह देखते रहोगे कि ये मेरा हालचाल पूछे, ये मेरे को खुश करने के लिए कुछ करे, मैं इसे अपनी बात बताऊं तो ये मेरे साथ, मैं तभी खुश रहूंगी। ये जब तक ढूंढते रहोगे ऐसे ही परेशान रहोगे। अकेले खुश रहना सीखो, तो कोई आ जाए बोनस, नहीं आया आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। सेल्फ लव और सेल्फिशनेस में क्या डिफरेंस है? दोनों के बीच में बहुत ही पतली सी लाइन है, लेकिन कुछ लोग अपने सेल्फिशनेस या सेल्फ सेंटर्ड नेचर को सेल्फ लव का नाम दे देते हैं। दीदी आपका क्या कहना है, आपका क्या कहना है इस पर? आप बिल्कुल आधे क्वेश्चन तक बिल्कुल करेक्ट एज इट इज़ आपने जो बोला है वही है कि दोनों के बीच में बहुत पतली सी लाइन है, और कुछ लोग अपने सेल्फिशनेस या सेल्फ सेंटर्ड नेचर को सेल्फ लव का नाम दे देते हैं। एग्जैक्टली ये होता है। और मैं कहूँगी कि जितने लोग सेल्फ लव की बातें कर रहे हैं ना इस पे, यूट्यूब पे या फिर रियल टॉक में, कि भाई हम तो सेल्फ लव, हम अपना ध्यान रखते हैं, हम अपना, भाई साहब इतने ज़बरदस्त निगेटिव वाइब्स आती हैं उन लोगों से, इतनी ज़बरदस्त, कि सच में यही है कि सेल्फ लव के नाम पे अपने स्वार्थीपन को उन्होंने बिल्कुल सोने का तमगा पहना के खड़ा कर दिया है कि नहीं ये तो मेरी ट्रॉफी है ना? अब इसमें फ़र्क क्या है? देखो, सेल्फ लव और सेल्फिशनेस,
सेल्फिशनेस क्या होती है कि हम अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और सेल्फ लव क्या होता है कि हम अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए स्टैंड ले रहे हैं। कुछ काम हम अपनी केयर करने के लिए भी कर रहे हैं, उसमें दूसरे को नुकसान होना कहीं से कहीं तक हमारी मंशा नहीं है। सिर्फ इतना सा फ़र्क है। तो वो ही, लेकिन एक इतना सा ही फ़र्क एक पॉजिटिव और नेगेटिव बंदे को अलग अलग कर देता है। जो सच में सेल्फ लव करता होगा अपने आप को, वो ना तो दूसरे की ज़्यादा बुराई करेगा, दूसरे के दुख को सुन के वो दुखी भी होएगा, है ना, लेकिन वो किसी को ये परमिशन नहीं देगा कि कोई आए और इमोशनली उसके बैंड बजा के चला जाए। लेकिन उसके पास जो भी मदद के लिए आएगा या जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वो उनको हमेशा सहृदयता से देखेगा, अपना ध्यान रखेगा, लेकिन दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना। और जो सेल्फिश लोग होते हैं वो ये होते हैं कि भाई मैं कर लूँ अपना, मेरा भला हो जाए, दूसरा चाहे उसके बाद गड्ढे में गिर जाए, और दूसरे को चाहे कितना ही दुख हो जाए, पहले मेरा सही हो जाना चाहिए और फिर इसका नुकसान होता रहे तो सही है ना। मान लो एक चीज़ है कि हमें 100 रुपये पड़े मिल गए कहीं पे, एग्जाम्पल ये समझो, अब हमें उस 100 रुपये की ज़रूरत है ना, लेकिन वो 100 रुपये जो थे वो गिरे ऐसे आदमी के जिसकी ज़रूरत कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा थी, या उसने पूरे दिन मेहनत करके वो 100 रुपये कमाए थे, है ना। अब हमें लेनी है नेल पेंट, हमें या फिर कोई क्रीम लेनी है, हमने ये नहीं देखा कि ये 100 रुपये उसके खाने के लिए काम आएंगे, या हो सकता है उसको सर्वाइवल का कोई खर्चा करना था, उसके गिर गए, हमने उसे वापस नहीं दिया। सेल्फ लव, हम तो अपना सोचेंगे हमें उसके दुख से क्या पड़ी है, और हमने वो पैसे लेके अपना कर लिया। दूसरी तरफ क्या है, ये सेल्फिशनेस हो गई ना फिर। और सेल्फ लव क्या है कि भाई ठीक है, हम अपना ध्यान रखने के लिए कर रहे थे, लेकिन हमने देखा यार ये 100 रुपये इसके गिरे हैं, इसने पता नहीं कैसे कैसे कमाए होंगे, इसको ज़्यादा ज़रूरत है, हमने अपना उस टाइम पे उसे पोस्टपोन करके पहले उसको दे दिया उसके पैसे वापस, क्योंकि उस पर हमारा हक नहीं था, है ना। फिर जो हमसे बन पाया, हमने अपने लिए जो चीज़ें हमें लेनी थी जब हमने तब ली। तो ये होता है कि दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना आप जो अपना ध्यान रखते हो तब तक तो ठीक है, वो सेल्फ लव है। लेकिन किसी दूसरे के आपने अपनी खुशी के लिए बैंड बजा दी, वो सेल्फिशनेस है बस। तो ये जो होता है ना कि अपना ध्यान रखने के लिए, मैं भी कहती हूँ कि भैया जब आपके मेंटल पीस की कोई बैंड बजा रहा तो आप भी बजाओ उसकी, वहाँ तक आप अपनी आत्मरक्षा कर रहे हो। लेकिन जो लोग आपके मेंटल पीस की बैंड ऑलरेडी बजा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है, आप उन्हें कुछ नहीं कह रहे, लेकिन वो आके फालतू में फिर भी आपको किलसा रहे हैं, आपको बुरा लगे ऐसी बातें बोल रहे हैं। तो इतना ही फ़र्क है सेल्फ लव और सेल्फिशनेस में, जो आप में और आपको सताने वालों में है। तो ये होता है। लेकिन आप ये बिल्कुल आपने बात पते की करी कि भैया सेल्फ लव को और सेल्फिशनेस को मिक्स कर दिया है, और अपनी सेल्फिशनेस को बड़ा चढ़ा के बताते हैं कि भाई हम तो सेल्फ लव करते हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है, वाइब्स पता चलती है नेगेटिव और पॉजिटिव की। नेक्स्ट, दी प्लीज़ रिप्लाई। दी मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, मैं और हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में हैं, मैं बेसिक में हूँ, मेरी एक बेटी है 2 साल की और बेटा 2 मंथ का। मेरी सास मुझे शुरू से बहुत परेशान करती है, मेरे हस्बैंड को भी भड़काती है। हस्बैंड और सास मिलके मुझे बहुत लड़ाई करते हैं। डिलीवरी के टाइम भी सास ने बहुत ताने दिए और मैं मायके आ गई बच्चों को लेकर। देवर को मेरे मायके भेजा बेटी को लेने। जब बेटी छोटी थी मैं स्कूल ले जाती थी, कभी घर पे नहीं रखती थी सास। अब दिखावा करती है, मैं मैटरनिटी लीव पे हूँ, मेरा मन करता है कि सास को बुढ़ापे में बिल्कुल केयर ना करूँ, और जब हस्बैंड बूढ़े हो जाएं तो मैं हस्बैंड के साथ ना रहूं, क्योंकि जब मुझे हस्बैंड और सास की ज़रूरत थी तो इन लोगों ने कभी साथ नहीं दिया। जब इन लोगों को मेरी ज़रूरत होगी तब मैं भी इनका साथ नहीं दूंगी, इनकी केयर नहीं करूंगी। बट बहुत दुखी किया है इन लोगों ने, मैं कभी नहीं भूल सकती इनका बर्ताव। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बूढ़ी होकर आप इतनी एक्टिव रहेंगी? आप भी तो बूढ़ी हो जाएंगी उस टाइम पे। ये तो एक फ़नी चीज़ हो गई आपके कमेंट में। लेकिन बात यह है कि जब हमारी ज़रूरत पे कोई नहीं खड़ा हुआ तो हमारे मन में अभी गुस्सा है, हम ये सोच रहे हैं कि उनकी ज़रूरत जब पड़ेगी तो हम भी खड़े नहीं होंगे। तो ठीक है, आपका भी मुश्किल टाइम है, 2 महीने की आपकी बच्ची है, आप जो सोच रहे हो वो सामान्य है, प्राकृतिक है, कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है। लेकिन आगे क्या होगा, फ्यूचर आगे लाइफ में क्या क्या दिखाएगा, कैसी स्थिति होंगी, वो बहुत अनप्रडिक्टेबल है। तो अभी से इतना लंबा मत सोचो कि मैं ये करूँगी वो नहीं करूँगी। फ़िलहाल हाँ, मुझे अभी मैं अपसेट हूँ, मेरे टाइम पे कोई खड़ा नहीं हुआ,
ठीक है ना। हो सकता है बाद में स्थिति बदल जाए, तो इतना लंबा सोचो ही मत। और अब भी मैं तो यही कहूँगी कि ठीक है, नहीं करा नहीं करा, अपने दिमाग को शांत करो अपने लिए, उनके लिए नहीं। और अपने बच्चों के लिए अभी आपको दिमाग और शरीर दोनों की ज़रूरत है। तो फिलहाल ये है कि चलो यार नहीं करा, ठीक है, अब जो करना वो मैं देखूँ, इस तरीके का मोड में आ जाओ। नेक्स्ट दी, मेरा एक क्वेश्चन है, अपनी तारीफ खुद करनी चाहिए या नहीं। देखो ये भी क्रूशल है, आज क्वेश्चन बड़े बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं। अपनी तारीफ खुद करनी चाहिए या नहीं, इस बात पे अभी आज ही मेरी अपनी एक फ्रेंड से बात हो रही थी कि एक वो थी मूवी गोविंदा की, जिसमें वो चाचा बनता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, संजय दत्त के साथ थी। तो जब वो चाचा के कैरेक्टर में आता है तो वो ये कहता है कि बेटा जब तक हम इन्हें बताएंगे नहीं हम कितने बड़े हैं, तो इन्हें क्या पता लगेगा कि हम कितने बड़े हैं। तो इसलिए मुझे बताना पड़ेगा कि हम कितने बड़े हैं। तो वो एक फ़नी सी चीज़ है, लेकिन जो मेरे मुंह से जिस परिप्रेक्ष्य में निकली वो क्या था कि भाई एक होता अपनी तारीफ़ करना, है ना। तो वो होता है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा है, ये है वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है कि यार ये अपनी तारीफ़ करे जा रहा है, ये है वो है, लोग सुनना पसंद नहीं कर रहे। अच्छा, लेकिन अगर कोई आपको सपोज करो नीचा दिखा रहा है, जितने गुण आप में हैं, जिस काबिल आप हो, आपको वो दिखा रहा है नीचा कि नहीं तू किसी लायक नहीं है, तब आपको बताना पड़ेगा ना कि आप किस लायक हो, या तो करके या तो बोल के। जब तक आप बताओगे नहीं, तो जो अननोन बंदे बैठे हुए हैं जिनके सामने आपको नीचा दिखाया जा रहा है या आपको कम आंका जा रहा है, जब तक आप बताओगे नहीं करके या बोल के, तब तक उनको कैसे पता लगेगा कि आप क्या हो, है ना। तो एक होता है जो मुहावरा है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, वो गलत है कि आप बैठे और सीधे अपने बारे में आपने तारीफ़ें करनी शुरू कर दी। और ये उन तारीफ़ों में भी इस तरीके से तारीफ़ करी कि भाई जो हूँ मैं ही हूँ, मेरे से बेटर कोई हो ही नहीं सकता, है ना। उसमें हम्बलनेस नहीं है, तो वो तो हो गया गलत, वो तो लगेगा इरिटेटिंग। और कहना एक बार कोई बैठ जाएगा, दोबारा वो बैठना नहीं पसंद करेगा आपके सामने कि यार इसका तो चालू हो जाता है। होता है ये चीज़, आपके सामने भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि बैठे और अपनी तारीफ़ करनी शुरू कर दी, तो आप पक जाते हो धीरे धीरे उनकी बातों से। लेकिन अगर हम वैसे नॉर्मल हैं, बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं, कोई हमारी तारीफ़ कर भी रहा है तो भी हम कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है स्पेशल, यार कर लेते हैं लोग, नॉर्मल ही है ये है वो, ठीक है। आप तारीफ़ सुन के भी नहीं कूद रहे, ना आप तारीफ़ सुन के अपनी शुरू हो रहे कि नहीं 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 हाँ जी ये वो, मैं ही हूँ जो हूँ। एक वो ही हट जाना चाहिए, मैं हूँ ये कर लिया मैंने, या मैंने ये चीज़ की है, यहाँ तक ठीक है, मैं ही हूँ, बस यहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अपनी तारीफ़ कभी भी नहीं करनी है, कभी कभी आपको बताना होता है कि आप कितने अच्छे हो। जिसको नहीं पता या जो जानबूझ के आपको नीचा दिखा रहा है, तो वहाँ तो आपको अपनी तारीफ़ करनी पड़ेगी, लेकिन उस ही के बिना मैं ये हूँ, मैंने ये किया है, यहाँ तक ठीक है, मैं ही हूँ, मुझे ही पता है। एक होता है मुझे पता है कि ये वाला काम ऐसे होना है, एक है ना मुझे ही पता है, वो गलत है। तो उस चीज़ से बचो। अगर उस ही के बिना आप अपनी तारीफ़ करते हो और ज़रूरत पड़ने पर करते हो, देन इट्स फाइन। लेकिन हर टाइम जो करेगा वहाँ गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं 4th मंथ प्रेग्नेंट हूँ, जब से मेरा ससुराल BLO नहीं है, ये खबर सुनी है। ससुराल BLO वालो होगा, मुझे लगता है स्पीक करके टाइप करते हैं शायद, मतलब खतरनाक स्पेलिंग रहती है। मेरे ससुराल वालों ने ये खबर सुनी है, तब से मुझसे कम बात करते हैं और घर भी नहीं आते, पहले 2 घंटे बैठे रहते थे। नंद भी कम बात करती है, ऐसा क्यों, प्लीज़ मैम बताएं। अब भाई ये तो वही लोग बता पाएंगे कि आपके प्रेग्नेंट होने से उन्हें क्यों सांप सूंघ गया, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इसका मतलब या क्या चल रहा है उनके दिमाग में। भाई बहू प्रेग्नेंट होती है तो सबको खुशी होती है कि नई पीढ़ी शुरू होने वाली है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ये बेटर या तो आप जानती होंगी घर में क्या चल रहा है, या फिर उन लोगों को ही पता होगा। सिंपल सी बात है, अच्छा नहीं लग रहा उन्हें। अब क्यों नहीं अच्छा लग रहा, ये रीज़न है जानने का। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरा KVSNVC का टायर 1 एग्ज़ाम क्लियर हो गया और टीयर होगा। टीयर 2 की तैयारी के मन बिल्कुल नहीं करता, बिकॉज मेरा 1 ईयर का बेटा है, फुल डे अकेले ही सब करती हूँ, उसके बाद स्टडी के लिए एनर्जी नहीं रहती। अभी आर्मी में है, अब जॉब का भी मन नहीं। आप प्लीज़ आप ही बताएं क्या करूँ। देखो मैं तो सलाह यही दूंगी, अपने मन को किनारे रख के जब 1st ईयर का हो चुका तो 2nd ईयर का भैया कर लो, क्योंकि अभी आपको ऐसा लग रहा है कि जॉब का मन नहीं है, बच्चा 1 साल का है।
आपसे 8-10 साल बाद ना आप सिर पकड़ के बैठी होंगी कि काश मैं कर लेती। जो वो 3 इडियट्स वाला होता है ना, कि तू सोचेगा बाद में कि गाड़ी वहाँ खड़ी थी और मैंने क्यों नहीं गया, वो ही होएगा। तो इस टाइम अपने मन और मूड को एक किनारे रख के कर लो, वो है बैठो पढ़ने। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, सिचुएशन ये है कि काफ़ी सालों तक जॉइंट फैमिली में रहने के बाद और देवर नंद सास ससुर सबके लिए अपने कर्तव्य को निभाने के बाद जब सास को मुझे कुछ देने की बारी आई, जैसे प्रॉपर्टी ज्वेलरी, तो मुझे भी उसी बहू के साथ तराजू में रखकर तौल दिया गया जिस बहू ने कुछ भी नहीं किया था, और मुझे भी उसके बराबर में लाके खड़ा कर दिया। देना तो दूर, खाना कहना भी उचित नहीं समझा कि हाँ तूने किया हम लोगों के लिए। खैर मैंने सब्र कर लिया, मगर एक ही जगह रहते हुए भी बिल्कुल दूरी बना ली अपनी सास से। वो एक अजनबी बन गई है मेरे लिए। अब समस्या ये है कि चाचा ससुर के यहाँ शादी है जिसमें सब जाएंगे, तो क्या मुझे उनसे वहाँ बोलना चाहिए? क्योंकि 3 साल हो गए उनसे ना बोलते, और मन तो बिल्कुल नहीं करता उनकी तरफ देखने का भी, इस लेवल की हर्ट हूँ मैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है भैया, आप वहाँ पे जाके अगर बोलना शुरू भी करोगे तो वो आपके खिलाफ ही जाएगी चीज़ की। देखो जमाने को दिखाने के लिए नौटंकी कर रही है वो, तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहे, शादी अटेंड करो जाके। कोई रिचुअल्स हैं, कुछ हैं, आमने सामने रहेंगे, वो अपना करती रहेंगी, तुम अपना करते रहना। या फिर उनके जाने से, शादी से पहले यहाँ से अपनी बातचीत शुरू करके जाओ, वहाँ जाके तो वो अजीब ही लगेगा मेरे ख्याल से तो। नेक्स्ट, दीदी पति की संपत्ति में पत्नी का अधिकार होता है या नहीं? बिल्कुल होता है जी। नेक्स्ट, दीदी मेरी सास खेतों में दायदी मजदूरी, दिहाड़ी होगा, दिहाड़ी मजदूरी करती है और मेरे हस्बैंड उन्हें मना करते हैं तो वो नहीं मानती, उल्टे रिश्तेदारों को फ़ोन ले बोलती हैं कि मेरी मजबूरी है खेतों में काम करना। हमने बहुत समझाया, मना भी किया, बट वो नहीं मानती। हमने कहा कि मैं स्कूल ज्वाइन कर लेती हूँ, 4 पैसे आएंगे तो काम आएंगे, बट वो किसी की नहीं सुनती। कोई सजेशन दीजिए प्लीज़। तो वो इंजॉय करते होंगे यार, उनको अच्छा लगता होगा जाना। और एक मुझे बात नहीं समझ में आती, अभी आपको शायद वो रेपुटेशन वाला चक्कर लग रहा हो कि बेइज्जती है। मुसीबत आपको तब लगनी चाहिए अगर वो फ़ोन करके ये बोलें कि यार मेरे से होता नहीं काम, लेकिन मैं जा रही हूँ, मेरा मन नहीं करता लेकिन मैं जा रही हूँ। अभी वो क्या कह रही है, मजबूरी है, तो अब पता नहीं ना उनकी फिजिकल या मेंटल मजबूरी हो। मुझे लोग यहाँ पे टोक के चले जाते हैं, वीडियो में कमेंट में उल्टा सीधा लिख के चले जाएंगे कितनी बार कि भैया इतना कमा रही है, मेड नहीं लगाई जाती इससे, खुद ही करती रहती है, ये है वो है। मेरे को पता है नहीं, मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे खुद ही करना है। अगर मैंने मेड भी लगा ली, कुछ भी कर लिया, अभी मैंने लिव लाइफ इजी वाले में भी बताया, हटा दी मैंने परमानेंट अब, क्योंकि भैया मेरे को अब समझ में आया कि वो काम मैं जब खुद कर रही हूँ ना, तब ही सही से हो भी रहा है, और तभी मुझे ना सिर्फ मैं थोड़ा फिजिकली थक रही हूँ लेकिन मैं मेंटली रिफ्रेशिंग फील कर रही हूँ। तो ये मेरी अपनी परेशानी हुई ना, मैं सबको नहीं कह सकती ना कि तुम्हारे लिए भी ये चीज़ लागू होएगी। और दूसरी चीज़, अभी आपको किस्सा बताऊँ कि हमारे यहाँ पे जब बचपन में हम छोटे थे तो एक बूढ़ा आदमी आता था सिलबट्टे में छेद करने के लिए और कान नाक बींधने, वो 2 काम करता था, तो उसी की आवाज़ लगाता था। तो छेनी हथौड़ी थैले में डाली, बिल्कुल साफ़ सफ़ेद कपड़े, गाँव के, धोती कुर्ता बिल्कुल सफ़ेद, कहीं से भी गंदा नहीं, कुछ नहीं, और बिल्कुल बढ़िया मजबूत बुढ़ा कहना चाहिए। और वो आता था और वो आवाज़ लगाता था, दिखता था कि वो किसी अच्छे घर का है, तो जैसे मम्मी है ये बैठे हैं, बात कर ली, पानी वानी पिला दिया, है ना। तो मेरी मम्मी मतलब बड़ी वैसी थी, गिविंग नेचर की, कि जैसे भिखारी भी आ रहा है ना तो उसको खाना भी खिलवा रही हैं। कितनी बार उसको अपने ही कपड़े दे दिए कि भैया ये ले जा, चल तुझे पहनने को चाहिए, ये है वो है। तो पैसे नहीं होते थे इतने, लेकिन खाना खिलवाने से कभी पीछे नहीं हटती थी। साधु आ रहा, उसको बैठा के खिलवा लिया, तो वो चलता था। तो उनसे बात बात करती रहती थी, कभी रोटी पूछ ली कि चाचा खाओगे ये वो। पता चला कि वो एक अच्छे खासे लखपति घर का बूढ़ा था, उसके पैरों में बाय की बीमारी थी, और वो कहता था कि अगर मैं चलना छोड़ दूं, मैंने सारी ज़िंदगी ये काम करा लेकिन अब मैं सोचूं कि मेरे घर में अब सब कुछ ठीक है और मैं चलना छोड़ दूं ना, तो मेरा शरीर बेकार हो जाएगा, मैं खाट में लग जाऊंगा। तो मेरे बेटा बहू तो मुझे बहुत कहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, लेकिन मैं नहीं रुक सकता, ना फिजिकली ना मेंटली। तो सेम मैंने अपने ऊपर फील कर लिया अब ये चीज़। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि होती है, उनको दहाड़ी मजदूरी करना उन्होंने किया होगा पहले, अब उनको वो चीज़ एक हैबिट में आ गई, उनको जीवन में ना खालीपन लगता होगा, फिजिकली भी मेंटली भी। और एक टाइम ऐसा भी आएगा शायद वो फिजिकली थकने भी लगेंगी, लेकिन यहाँ से उनको लगेगा कि नहीं जा तू कर। तो बड़ी हैं, उनको उनके हिसाब से जी लेने दो, क्यों रोक रहे हो उसको? अपनी बेइज्जती का प्रश्न ना मानो, अच्छा खिलाओ उन्हें, अच्छा पहनाओ,
जो कहें घर में कि ये आना वो करके दो, आपका सेवा का कर्तव्य पूरा। लेकिन उनकी मर्जी एक होती है ना इम्पोर्टेंट चीज़, कि बुढ़ापे में भी अब औलादों की सुने, तो अपनी मर्जी हम कब चलाएंगे। तो अगर उनका मन है मेरे हिसाब से तो उनको कर लेने दो अपने मन का काम। नेक्स्ट, हेलो जी, मेरी 2 बेटियां हैं, एक 7th की होने वाली है, दूसरी शादी 3 साल की है, 3.5 साल की है। मेरी छोटी बेटी बातूनी है, बड़ी पहले बहुत कम बोलती थी लेकिन फर्स्ट क्लास में जाने के बाद बोलना शुरू कर दिया। उसे नहीं पता कि वो किसे और क्या बोल रही है, समझ नहीं आता उसे कैसे समझाऊं। एक और बात, घर में किराना शॉप है जिस वजह से बहुत दिक्कत है, वहाँ से पैकेट्स वगैरह बिस्किट एक्सेट्रा बहुत खाती रहती है। इतनी वीडियोस दिखा दी, मैम से बुलवा दिया, डांट के भी देख लिया, बट कुछ नहीं हो रहा। मैं वरीड हूँ अबाउट आर हेल्थ, जब मैं बोलूँ मैं बात नहीं करूँगी तो थोड़ा सा असर 2-4 मिनट का बस। हॉलीडेज़ में तो बहुत ही, सुबह उठते ही पैकेट्स, टॉफ़ी, लॉलीपॉप। प्लीज़ बताएं क्या करूं। मेरे फादर इन लॉ नहीं सुनते, 1-2 बार मैंने बोला कि बीमार होगी, हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। इवन जब बोला कि कोरोना जैसे हालात भगवान ना करे हो तो कैसे सरवाइव करेगी, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो, बट कोई फ़ायदा नहीं, वो तो ऐसे है कि बीमार भी ना हो तो बोलेंगे कि कोई ना दवाई दे देना, बट बच्चों को टोकना नहीं खाने के लिए। आई एम वरीड, प्लीज़ सजेस्ट मी व्हाट कैन आई डू। परेशानी तो है जी आपकी बड़ी। इसमें आप ये कर सकती हो कि घर में ना जो किचन में आप आइटम बनाती हो उसके कुछ पसंद की चीज़ें ऐसी बनाओ, लेकिन शर्त रख दो कि अगर वहाँ पे ये खाएगी तो तुझे ये नहीं मिलेगा। एक बार ये ट्राई करके देख लो, है ना। और दूसरी चीज़, वो वहाँ से लाती है या तो वहीं खा लेती होगी, उसमें तो देखो आप कुछ कर नहीं सकते। अगर घर में ला के खाती है ना तो आप उससे कहीं ना कहीं उसे कुछ भी पट्टी पढ़ा के उससे लेने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है, मैं जो पढ़ते पढ़ते मैं अपने आप को एज्यूम कर रही थी, घर में कोई चीज़ ऐसी बनाओ जो खाने में बहुत यम्मी लगती हो, है ना। और लेकिन चॉइस रख दो कि या तो वो या ये, अब देख ले क्या खाना है तुझे, शायद वो थोड़ा सा रुके, है ना। और दूसरी चीज़ वही है कि ऐसे ही फेक आपकी जान पहचान में कोई डॉक्टर हो ना, तो आप उसको किसी दिन ले जाओ डॉक्टर के ऐसे ही कि हाँ जी, और डॉक्टर से कहलवा दो कुछ इस तरीके का। तो मतलब हो थोड़ा सा वैसे खेलना पड़ेगा कि हाँ भाई बच्चा है, ऐसे नहीं तो ऐसे, पर रोकना तो पड़ेगा। ये अनहेल्दी है बहुत ज़्यादा। आप इन लॉज को नहीं पड़ी है ना, वही वाली बात है। कई बार नहीं सोचते, वो उन्हें पता है गलत कर रहे हैं फिर भी नहीं रुकते। गालियाँ सीखना, मोबाइल देखना, कितनी जगह मैंने ऐसा देखा है कि वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स की ही देन है ये सारी चीज़ें। फास्ट फूड, लाड़ पे चक्कर में पता नहीं क्या कर देते हैं बच्चे का, माँ बेचारी रह जाती है ने वो क्या कि अब क्या करूं। तो वही है, क्या करें, ऐसे नहीं तो ऐसे कान पकड़ना पड़ेगा। तो बच्चा तो लाइन पे लाने की कोशिश तो करनी ही है, बाकी ईश्वर की मर्जी। नेक्स्ट, मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। अगर कोई मेरे आगे किसी की बुराई कर देता है तो मुझे भी उसमें कुछ बुरा लगता है तो मैं बोल देती हूँ फिर मुझे फील होता है मैंने ज़्यादा बोल दिया। अगर कोई मेरे आगे अपना दुख बोलता है तो मैं भी उसके आगे अपना दिल खोल के रख देती हूँ। ऐसी सिचुएशन में खुद को ज़्यादा बोलने से कैसे रोकें, ऑफिस में अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को अलग कैसे रखें, प्लीज़ गिव सम टिप्स। इसमें ना देखो, टिप्स काम नहीं करेंगे। जिस दिन आपको अपनी इस आदत की वजह से कोई मेजर नुकसान हो जाएगा उस दिन आपको ज़िंदगी सबक सिखाएगी। क्योंकि देखो, आपको पता है आप ज़्यादा बोल गए, है ना, आपको पता है कि ये गलत है, सही नहीं है, मुझे कम बोलना चाहिए था, लेकिन आप फिर भी नहीं रुक पा रहे। तो मैं भी अगर आपको कहूँगी कि मत रुको मत रुको तो भी आपको यही लगेगा कि भैया, है ना। लेकिन आपकी कही हुई किसी बात की वजह से जिस दिन कोई बड़ा आपको नुकसान हो जाएगा ना, बड़ा इन द सेंस कि थोड़ा सा, जिसमें आपको 2-4 दिन आप परेशान रह लो उस बात पे, तब आपको अगली बार किसी के भी सामने अपना दिल खोलने से पहले वो चीज़ याद आएगी कि यार हाँ मैंने ऐसे आराम से बात कर ली थी, उसका मतलब इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, बेकार है किसी से बात करना। और मैं यहाँ पे समझाती भी हूँ, इसीलिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आप अपने आप से ही करें तो ज़्यादा अच्छा। कि जब किसी को बताओगे तो तीसरे तक पहुंचने का चांस बना ही रहेगा। या फिर एक दूसरा इसका तरीका वो होता है कि अगर तुम कुछ बोल रहे हो, है ना, तो जो भी बोल रहे हो, चाहे तुमने 50 बातें बोली, चाहे 10 बोली, चाहे 1 बोली, उस बात को ओन करो। तब क्या होगा कि उसने कहीं जाके कह भी दी उस चीज़ को, अगर वहाँ से कुछ कन्फ्रंटेशन आ भी गया, कोई सीन क्रिएट हो भी गया,
तो आप में तब इतने गट्स होने चाहिए कि आप चौड़े होकर खड़े हो सको कि हाँ भाई मैंने बोला था और इसलिए बोला था। फिर कोई दिक्कत नहीं है, बोलो जितना बोलना है ना। तो इन दोनों में से आपको एक चीज़ पकड़नी पड़ेगी, या तो नहीं करो शेयर। अगर आपको लगता है कि ये बात किसी तीसरे को पता लगी तो नुकसान हो सकता है, क्योंकि कोई भी हो XYZ, मैं तो कह रही हूँ स्टाफ में क्या, आपका सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड भी हो, आपके पति पत्नी के बीच की बातें हो, आपके माँ बाप भी हो, आपने अगर अपना कोई सीक्रेट उनको बताया है या कोई भी बात जो आपने उनसे शेयर करी है, अगर वो आपसे दूसरे तक गई है तो दूसरे से तीसरे तक जाने की संभावना हमेशा रहेगी। ज़रूरी नहीं अभी आगे जा सकती है, सीधी सी बात है। जो आपने कभी बोला ही नहीं किसी को वो बाहर जाएगा भी नहीं, है ना। और रही बात ये कि जब मेरे से कोई दिल खोल के रखता है तो मैं भी बता देती हूँ। देखो दूसरा, हर एक बंदे की पर्सनैलिटी ऐसी नहीं होती। हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि लोग आप पे भरोसा करके आपको अपनी बात बता देते हैं। ये मेरे साथ भी बहुत होता है, बहुत जल्दी लोग मेरे से अपने सीक्रेट शेयर कर देते हैं। तो लेकिन उसका फिर मेरे को ये ध्यान रखना पड़ेगा ना कि अगर सामने वाले ने मुझे कुछ बता दिया तो ना तो मैं उस चीज़ को आगे कंसिडर करूं कि भाई मैं आगे तुरंत जाके किसी दूसरे से चर्चा करने बैठ जाऊं। अब मैं यहाँ इतनी बातें करती हूँ, मैं कोई क्वेश्चन कभी डिस्कस नहीं करती किसी से भी उसके बाद जाके कि हाँ ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। वीडियो में जो हो गई बात, जो उसको देख रहा है वो सुन रहा है, आपका नाम कहीं आ नहीं रहा, सिंपल एक केस है, सुन लिया ठीक है आगे चलो, है ना। पर्सनल किसी का कुछ नहीं। और दूसरी चीज़ क्या होती है, आप उसमें सलाह देने के लिए जो बोलना चाहें बोलें, उसमें आप अपनी पोल पट्टी क्यों खोलने बैठ गए। या मैं आपको समझाने के लिए अगर एग्जाम्पल दे रही हूँ अपनी लाइफ के कि हाँ मेरी लाइफ में एक बार ऐसा हुआ था तो मैंने ऐसे किया था, वहाँ तक ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट अब मैं अभी जो प्रेजेंट का कह रही हूँ कि मैं तो ऐसे कर देती हूँ, तो मैं यहाँ पे अपने नाम थोड़ी बताने बैठूंगी कि हाँ जी फला आदमी या फला औरत या फला लड़की या मेरा फला रिश्तेदार वो था, उसने ऐसा कहा। तो अगर वो कल को वीडियो देख रहे हो कोई भी है तो ऑब्वियसली उन्होंने कहा भी होगा, तो अपना नाम यहाँ सुन के उन्हें अजीब ही लगेगा ना। फिर वो जी मेरे साथ तो ऐसा कर दिया, अब मैंने वहाँ पे तो कोई तमाशा करा नहीं, जितना कर दिया ही कर दिया ही। अब मैं यहाँ पे जो बोल रही हूँ वो एक बड़े प्लेटफॉर्म पे है, तो वो हो सकता है उन्हें बुरा लगे, और ज़्यादा बुरा लगे। तो इसलिए किसी को समझाना बुझाना या किसी से सुन भी रहे हो तो भी एक फ़िल्टर लगा के रखो कि ठीक है अपने बारे में मुझे इतना डिस्क्लोज़ करना है, उसके आगे नहीं जाना है। वरना आप हर दूसरे आदमी के सामने अपनी लाइफ खोलते रहोगे तो भैया रायते फैलने के चांस तो बहुत ज़्यादा हैं। पर फिर भी मैंने अब इतना लंबा टाइम लेके आपको समझा दिया, पर एक्चुअली जो आएगा ना आपको समझ में, वो उसी दिन आएगा जिस दिन सच में कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उस दिन के बाद आप गलती कभी नहीं करोगे, आपको पता लग जाएगा कि नहीं यार बेकार है मुंह से बात निकालनी, इससे ज़्यादा नहीं निकालनी, एटलीस्ट एक ब्रेक आपके दिमाग में आएगा। नेक्स्ट, हेलो दी, आपने सीनियर से आई कांटेक्ट कैसे और कितना बनाना चाहिए। जैसे मैं मान लो प्रिंसिपल हैं, उनसे हाफ एंड आवर डिस्कशन कर रहे हैं, निगाह कैसी रखें, शायद मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। नहीं मैं समझ गई बिल्कुल। तो आप उनकी आंखों में आंखें डाल के आधे घंटे तो बैठ नहीं सकते, और उनकी क्या किसी की भी नहीं। लेकिन अगर वो बोल रहे हैं आप देख ही नहीं रहे उनकी तरफ, तो भी तो यही लगेगा कि इसलिए मैं बोले जा रहा हूँ ये तो सुन ही नहीं रही। तो सिंपल सी बात है कि आपने देखा, फिर अपना फाइल में देखा, फिर उधर देखा, तो आपको बीच बीच में ऊपर नीचे अपनी आंखें करनी होंगी कि आप सुन रहे हो ध्यान से, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उन्हें घूर रहे हो। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे बच्चे क्लास में होते हैं, वो बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, फिर मैम को देख रहे हैं, फिर बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, फिर मैम को देख रहे हैं, ऐसा कुछ इस तरीके से करना है। नेक्स्ट, दीदी मेरी बेटी ने पहली बार नवरात्रि व्रत 9 दिनों के लिए रहने लगी, सब कहते हैं कि चैत्र वाले से नहीं रहते, मना कैसे करूं, बेटी का बहुत मन है। नहीं क्यों नहीं रहते चैत्र वाले से, ऐसा तो कुछ ज़रूरी नहीं है। नया साल शुरू हो रहा है हिंदू संवत्सर, तो क्यों नहीं रह सकते इससे। मुझे तो नहीं लगता ये मतलब है कुछ ऐसा। और अगर ऐसा है भी, माता का काम है, कभी भी शुरू कर लो, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। नेक्स्ट, मैम मेरे इन लॉज से नहीं बनती एंड वो जादू टोने करती हैं, हस्बैंड के गले एंड हाथ में काले धागे डाल दिए, मैं क्या करूं। उन धागों के पहनने से आपके हस्बैंड में कुछ चेंज आया हो तो सोचो इस बारे में। और कुछ नहीं हो रहा, आपके हस्बैंड को नेगेटिविटी से बचाने के लिहाज से अगर उन्होंने डाले हैं आपके साथ, उनके टर्म जैसे थे वैसे ही हैं, तो कोई बात नहीं, हो लेने दो उन्हें खुश।
दी मेरे हस्बैंड का एक फैमिली ग्रुप है जिसमें मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती हूँ, बट उसमें कोई भी मुझे रिप्लाई नहीं करता। क्या कोई मुझे जज तो नहीं कर रहा? उस ग्रुप में उन लोगों को वाइफ भी हैं जो रिप्लाई, तो क्या मुझे वहाँ मैसेज पोस्ट करना चाहिए? आप कर रहे हो, ये आपकी अच्छाई है, करते रहो, कोई जवाब दे ना दे। रही बात ये पीठ पीछे वो मेरे क्या बात करते होंगे, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। बस ये बना लो अपना रूल। नेक्स्ट दी मेरा एक सवाल है कि मैं अपने बेटे को यूकेजी अगेन करवाना है, तो मैं ये चाहती हूँ उसके बुक्स का सेट ना लूँ, पुरानी बुक्स ही काम आ जाए। अगर टीचर नहीं मानी तो यही बात आप टीचर से कहना। लेकिन जो वर्क बुक्स वगैरह होती हैं जिनमें भरने का काम होता है, उनमें इशू आ सकता है। वो दोबारा दोबारा करेगा, उसकी ऑलरेडी भरी हुई है, इस वजह से वो कह सकती हैं। उसका थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। और बाकी वही है कि भैया पब्लिक स्कूल है, उनकी कमाई का जरिया है, वो तो फोर्स करेंगे ही कि ले लो। तो जहाँ पूरे साल की फीस का लालच आप नहीं कर रहे, करा ही रहे हो, तो 2-4 हज़ार की किताबें आएंगी वो भी ले लो, फिर उसका ही क्या इतना सोच रहे हो। दीदी मेरी बहन का हस्बैंड एक अच्छे पति हैं, कोई नशा वगैरह नहीं करते, कोई बुरी आदत नहीं है। बस प्रॉब्लम यह है कि अपना ही कहा चलाते हैं अगर कोई डिसीजन लेना हो, और हद से ज़्यादा अच्छे बेटे और भाई हैं। अगर ससुराल वाले कुछ गलत भी करें तो उसके हस्बैंड उसे ही गलत बोलते हैं। उसकी लाइफ के 10 साल ऐसे ही निकल गए, अब वो डिप्रेशन में है। देखो, जब आपका स्टैंड कोई ना लेना तो अपना स्टैंड खुद लेना ज़रूरी है। पति गलत बताएगा क्योंकि उसके सामने वो चीज़ आई और वो हम फैसला उसके ऊपर छोड़ रहे हैं कि जी बताओ कौन गलत है। उसका जो मन आया उसने बता दिया। अगर मैं सही हूँ तो मैं सही हूँ, मुझे किसी के अप्रूवल की ज़रूरत ही नहीं है। फिर जो मुझे सही लग रहा है फिर मैं वो करूँगी। अगर कोई मेरा सपोर्ट सही में गलत में कैसे भी दे ही नहीं रहा, मैं अकेली हूँ, तो फिर मैं वो करूँगी जो मुझे ठीक लग रहा है एग्जैक्टली, है ना। 10 साल तो कोई मतलब ही नहीं है बर्बाद करने का। पति को जज लग रहे हैं, सास ससुर को जज लग रहे हैं कि वो बताएंगे सही है या गलत है। उनके कामों को हम जज कर रहे हैं क्या कि वो हम बताएंगे वो सही है गलत है? फैमिली मेम्बर वो भी हैं, हम भी हैं, बस वो बड़े हैं तो उनको लग रहा है गलत है, लेकिन हमें पता है हमने सही करा है, तो बस बात ख़त्म हुई। अप्रूवल क्यों चाहिए किसी से? अपनी लाइफ को अपने तरीके से जियो यार, मतलब जो आपको ठीक लगे। अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी हम अपने स्व को बचा सकते हैं। ऐसा नहीं है वही वाली बात कि सेल्फ लव और सेल्फिशनेस। सेल्फ लव पॉसिबल है बिना सेल्फिशनेस के भी। आप अपने सारे काम, अपने कर्तव्यों को निभाने के बाद भी अपने लिए जी सकते हो, और वो जियो, उसमें कोई अड़ंगा लगाए तो मत सुनो। नेक्स्ट, हेलो दी, जब हम कई बार बहुत चुप मारते हैं, हमको जवाब नहीं देते, मानो एग्जाम्पल के लिए अपनी सास हमें टोंट मारती रहती है, हमसे बदतमीज़ी करती रहती है, हम अपने संस्कार के कारण नहीं बोलते हैं कि चलो हमारे माँ बाप ने हमें चुप रहना सिखाया था, उल्टा नहीं बोलते हैं। पर दीदी मुझे समझ में नहीं आता, हम इतना चुप मारते हैं तब भी हमारी कोई कदर नहीं होती, और जो इनसे उल्टा बोल देते हैं ये लोग उनसे ही डरते हैं, जैसे कि मेरी जेठानी से डरते हैं। मुझसे उल्टा जवाब नहीं दिया जाता, मैं बहुत गुस्सा आने पर ही जवाब देती हूँ। हिम्मत कहाँ से लाऊं सही जवाब देने की, क्योंकि दिखाई नहीं देता क्या है हमारी अच्छाई, ना कभी क्यों दिखाई नहीं देती। पर दीदी मैं आपसे बहुत कुछ सीख रही हूँ, प्लीज़ रिप्लाई दीजिएगा। ये जो आपका बीच में एक डायलॉग आया ना कि हमारे पेरेंट्स ने नहीं सिखाया हमें पलट के बोलना, तो भाई किसके पेरेंट्स अपनी लड़की को सिखाते हैं कि जवाब दे मुझे? कौन सिखाता है? ये भी कोई नहीं कहता होगा जाके सास ससुर के ना बैंड बजा दियो। हर माँ बाप यही सोच के भेजते हैं, कह के भेजते हैं कि बेटा सब बड़ों का सम्मान करियो, ठीक है। लेकिन ये जो चुप वाले बच्चे होते हैं ना कि बिल्कुल उनके मुंह में जबान ही नहीं है, हमने बहुत अच्छी बेटी पाल के भेज दी और हम भी प्राउडली उसको कह रहे हैं, हमारे माँ बाप ने तो कभी जवाब देना सिखाया ही नहीं। तो मेरे साथ के टीचर्स भी हैं यार, हमें तो कभी जवाब देना सिखाया ही नहीं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हाँ मेरी माँ ने तो मेरे को सींग लगा के भेजे थे कि जाओ और मार दुनिया के। अरे दुनिया बना देती है यार ऐसा। अब आपकी चॉइस है कि आप ले रहे हो जो भी आपको चोट दे के जा रहा है, या फिर आप अपने प्रोटेक्शन कर रहे हो। तो अगर आपको दिख रहा है आपके परिवार में कि जो उनको उल्टा जवाब दे रहा है वो सही रह रहा है, तो आपको भी फिर देने ही पड़ेंगे ना। अगर आपकी अच्छाई किसी को नहीं दिख रही तो आप कब तक अच्छे बने रहोगे? या फिर आप इतने अच्छे बन जाओ कि सच में संत हो
कि भैया फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हमें, तो हम भला ही करते रहे। जैसे वो कहानी है कि बिच्छू को निकाल रहे हैं, बिच्छू डंक मार रहा है, तो गुरुजी से शिष्य पूछ रहा है कि भाई क्यों मार रहे हो, मतलब ये डंक मारे जा रहा है, आप इसको क्यों निकाल रहे हो। तो संत कह रहा है कि भाई इसकी जो प्राणों की रक्षा करना है वो मेरा धर्म है और डंक मारना इसका धर्म है। तो संत महाराज को गुस्सा ही नहीं आ रहा, या तो फिर इतने अच्छे बन जाओ कि भाई हमारा काम है अच्छा ही करना, हम तो किसी को जवाब देंगे नहीं, हम तो इतने भले हैं। तो आप उस लेवल के भले बन जाओ, फिर कोई आपकी कितनी भी बैंड बजाए आपको फिर गुस्सा नहीं आना चाहिए। या फिर आप रहो नॉर्मल इंसान की तरह कि ठीक है भाई मैं अच्छी हूँ, मैं सबकी सेवा कर रही हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे से फालतू की बात करेगा, उल्टा सीधा बोलेगा, मेरे इतना करने के बाद भी मुझे ही सुनाएगा, तो फिर मैं बैंड भी बजा सकती हूँ। इतना होना चाहिए, है ना। सिखाते कोई नहीं, किसी के माँ बाप बैठ के उनको कराटे क्लास नहीं सिखा के भेज रहे कि जाओ और जाके वहाँ कुंग फू कर ससुराल में। लेकिन भैया अगर अपनी करना है, अपनी ज़िंदगी और अपना मेंटल पीस बचाना है, तो उतनी रक्षा करनी अपनी आनी चाहिए। नेक्स्ट, हेलो दीदी, मेरा एक सवाल है। मेरी सास मुझे हर वक्त कुछ ना कुछ सुनती रहती है, सुनाती होगा। एक बार मेरी बुआ सास आई तो उसे टाइम से मैं वेट लॉस किया हुआ था, तो मेरी बुआ सास ने मुझसे बोला बेटा तू इतनी पतली कैसे हो गई। तो मेरी सास ने मेरा मजाक उड़ाकर बोला मेरा बेटा इसको पीटता है इसलिए पतली हो गई। हालांकि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं दीदी, पर इस वक्त मुझे ना बहुत बुरा फील हुआ, मुझे समझ में नहीं आया मैं कैसे वहाँ पर अपना जवाब दे दूँ। प्लीज़ मुझे बताइए कि मुझे क्या बोलना चाहिए था। देखिए ये भी फनी सिचुएशन है, अपने बेटे की खुद ही बुराई कर रही हैं। तो आप भी अब उस टाइम पे वही है ना, उस टाइम पे अब मेरी एक सहेली थी, वो पूछती थी मुझे तो ये बता दे क्या बोलना, मैं एग्जैक्ट वही जाकर उगल दूंगी। तो वो मुझे याद आ गया आपका कमेंट पढ़ के। सिंपल सी बात है, अगर वो उस टाइम पे कह रही मेरा बेटा तो इसे मारता है इसलिए कर, तो भैया क्या करें, शादी करिए, पिटना तो पड़ेगा, निभाना तो पड़ेगा, आप भी बेचारी बन के दिखा दो, ये जवाब हो सकता था। या फिर अगर आपको अपने पति को डिफेंड करना है कि वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, अच्छे खासे लड़के के ऊपर आक्षेप लगा रही हैं, आप सीधे ही कह दो कि क्यों मम्मी आपने यही सिखाया है पत्नी को पीटना। या फिर सिंपल, जो मैं आज की कंडीशन में अगर मैं होती तो मैं देती, मैं सीधे कह देती बुआ सास से ये तो कुछ भी बकवास करती रहे, मैं तो जिम जा रही हूँ, बात ख़त्म। सामने के सामने बोल ले, बकवास कर ले, तेरी बकवास यही बोल देंगे हम। सीधे कह दो कि मम्मी तो कुछ भी बकवास करती रहती हैं, बोलती रहती हैं। बकवास भी नहीं कहना, तमीज़ में कहना, ये कह दो ये तो कुछ भी बोलती रहती हैं, मैं तो जिम जा रही हूँ, इनके पति इनके बेटे मुझे क्यों पीटेंगे, वो तो इतना प्यार करते हैं मुझे, और वो इतना प्यार करें इसीलिए तो मैं इतनी सुंदर हूँ, अब बन गई हूँ। 10 चीज़ें हैं कहने की यार। तो आपको डिसाइड करना है कि किसी सामने वाले ने जो आपको पेच लगाया है उसकी बेइज्जती करनी है, उसका लताड़ना है, उसे ऐसे ही छोड़ देना है। तो ये आपका मूड पर डिपेंड करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस टाइम पे उन्हें कह सकती थी। नेक्स्ट, मेरी मम्मी मेरी बहुत डिसरिस्पेक्ट करती हैं, मैं कुछ गलत नहीं करती फिर भी मेरे साथ गलत बिहेव करती हैं, मैं क्या करूँ, दिस इज़ माई रियल मदर। अब कहाँ लेके जाओगी रियल मदर से डिसरिस्पेक्ट लेके। मम्मियों की चप्पलों का असर होता है बच्चों पे। माँ है यार, वो तो कुछ भी कहेगी, मतलब नहीं लेते ज़्यादातर बच्चे ईगो पे, माँ की पिटाई डांट उसको नहीं लेते वो। तो आपके या तो एक्सट्रीम करती होंगी तभी ये है। तो वो वही है, जब तक शादी नहीं हो रही भैया लो, फिर ख़त्म हो जाएगा रिश्ता ही यहीं से, अब फिर आप अपने ससुराल में मस्त रहना। लेकिन वही है ना कि डिसरिस्पेक्ट, गलत बिहेव, माँ का क्या गलत, वो तो जो कर दे वो सही है। गाली चांटे सब चलता है माँ का तो। नेक्स्ट, हेलो दीदी, मुझे एक टेंशन है, मेरा बीएफ दूसरे कास्ट का है, मैं उससे 3.5 साल से जानती हूँ, 1 साल से हम रिलेशन में हैं। पहले वो शादी की बात करता था कि हम शादी कर लेते हैं जून में, पर मैं रेडी नहीं थी तब, बट अब मैं रेडी हूँ शादी के लिए, तो वो टाल मटोली कर रहा है। मैंने कहा कि अब मैं पेरेंट्स को बता देती हूँ हमारे बारे में और अपन शादी कर लेते हैं, तो कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, मैं पहले अपना घर देख लूँ फिर करते हैं इस ईयर नवंबर तक, और अभी से बताकर क्या करोगी, जब करेंगे तब बताना। बट मैं 30 की कंप्लीट होने वाली हूँ, घर से शादी का बहुत प्रेशर आ रहा है, घर वाले रिश्ते देखे जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। उन्हें मना भी किया, क्या बोल के करूँ, और अगर कोई बहाना बना के मना कर दूँ तो बाद में वो पलट गया तो क्या करूँगी, उससे कुछ पूछूँ तो कहता है भरोसा नहीं है तो जाओ मत रहो, फिर मैं क्या करूँ। घर वालों के पसंद से करूँगी तो शायद खुशी नहीं रह पाऊँगी, उसका वेट करूँगी तो अगर उसने धोखा दिया फिर ढंग के रिश्ते नहीं मिलेंगे, या दोनों को छोड़ के
प्रिपरेशन करूँ गवर्नमेंट जॉब की। आप प्रैक्टिकली सोच रही हो कि भाई मैं किसी भी तरीके से नुकसान में ना जाऊं, जबकि आप खड़ी हो ऐसे रिस्क के दोराहे पे जहां आपको एक तरफ रिस्क लेना ही पड़ेगा। आप दोनों तरफ से श्योरिटी नहीं लेके चल सकती। तो अब आपको ये देखना है कि कौन सा रिस्क लेने के लिए आप तैयार हो। भविष्य में क्या लिखा है आप नहीं जानते, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि जब वो कह रहा था और जब आप कह रही हो, अगर उसके बीच में फिजिकल रिलेशन हो गए हैं और अब वो टाल मटोली कर रहा है, तो गड़बड़ का चांस है कि अब वो नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको गोल गोल बातों में घुमा रहा। लेकिन अगर जैसे पहले थी वैसी स्थिति है, जस्ट नॉर्मल आपका रिलेशन चल रहा है, बात इतनी आगे नहीं बढ़ी है, तो मैं भी वो घर के लिए रुका हुआ है तो आप रुक जाओ। और जहाँ 30 के हुए हो, 1 साल का कुछ और बहाना बना दो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम का या कुछ और। रिश्ते जो आ रहे हैं वो देखते रहने दो, निगाह रख लो उन पे भी, लेकिन इतना इंटरेस्ट मत दिखाओ, है ना। तो 1 साल और निकाल लो और साथ में उस पर प्रेशर बनाते रहो कि भाई रिश्ते आ रहे हैं, मैं कहाँ तक और क्या कह के मना करूँ, कुछ तो वो चाहिए। तो उस बजाय साल भर रुकने के, हो सकता है 6 महीने में वो हो जाए कि चलो बता तो देते ही है ना। तो आप अभी ऐसी स्थिति पे ही हो कि आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, दोनों में से किसी भी एक साइड। नेक्स्ट, मेरे साथ मेरी सास नंद रहती हैं और परेशान करती हैं, मैं क्या करूं। हस्बैंड भी उनकी सुनते हैं, वर्किंग हूँ, अकेले सारा काम करती हूँ, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, मैं क्या करूं। काम बहन उतना ही करो जितना तुम्हारे शरीर से और रूटीन के हिसाब से हो पाए। बस जिसको भूख लगेगी वो उठ के बनाएगा भी, खाएगा भी। जिसको कपड़े पहनने को नहीं मिलेंगे धोएगा भी। जिससे गंदगी में नहीं बैठा जाएगा अपने आप करेगा डस्टिंग। तो आप उतना काम करो जितना आप इजीली मैनेज कर पाओ, ठीक है। कोई लोड मत लो। और दूसरी चीज़, परफेक्ट बहू का खिताब कभी होता नहीं, तो वो मिलेगा भी नहीं, उसके चक्कर में आप पड़ो मत। नेक्स्ट, दी मैं एक हाउसवाइफ हूँ और दी पता नहीं क्यों बहुत आलस आता है मुझे, मेरा रूटीन ही नहीं सेट हो पाता, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। आलस का सीधी सी बात है, जिस काम को करने में हम इंटरेस्टेड नहीं होते उस काम को करने में हमें आलस आता है ना। अब हम अगर हमारी ज़िंदगी में सिर्फ घर का काम, बच्चे पालना, 3 टाइम का खाना पीना, कपड़े वपड़े, यही सब है, यही हमारी लाइफ है, हम कुछ और एक्स्ट्रा कर नहीं रहे, या फिर हम फ़ोन में उंगली चला रहे हैं, तो एक टाइम के बाद वो नीरसता आ जाती है, फिर वो भी काम करने को मन नहीं करता। इसीलिए कोई रील बना रहा है, कोई किट्टी ज्वाइन कर रखी है किसी ने, कोई वीडियोस बना रहा है, किसी ने अपना पड़ोसियों में ही बैठने उठने का रिचुअल बना रखा है, कोई कुछ क्रिएटिव कर रहा है, किसी ने कोई इंस्टाग्राम पे बिजनेस डाल लिया है। यही तो सारी चीज़ें हैं। इसीलिए तो औरतें अपने दिमाग को व्यस्त रखने के लिए तो करती हैं। तो अगर आपको आलस आ रहा है अपने सामान्य कामों करने के लिए, तो आपको ज़रूरी है कि आप उन कामों को एक लिमिटेड टाइम में ख़त्म करके किसी दूसरे काम में जाना है, उस जोन में चली जाएं, तो आपका आलस अपने आप ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी चीज़ वही है, एक बार फिज़िकल चेकअप भी करवा लो। कैल्शियम, आयरन, इन सब की कमी से भी फालतू का आलस और थकान होती रहती है। नेक्स्ट, हाय मैम, मैं आपकी सब वीडियो देखती हूँ और आपके सजेशन अच्छे रहते हैं। मुझे आपसे पूछना है कि मेरी सासू माँ के साथ मेरा रिश्ता अच्छा है, लेकिन जब से मेरी ननंद की शादी हुई है तब से उनमें बहुत से चेंजेस आए हैं। जैसे कि पहले मैं कोई बात बोलती थी तो वो सुनती थी, लेकिन अब मैं कुछ भी बोलूँ तो उन्हें लगता है कि मैं ताने दे रही हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि मैंने सासू माँ को बोला कि हम घर की साफ़ सफाई करते वक्त कुछ पुरानी चीज़ें कचरे में डाल देते हैं या फिर किसी को दे देते हैं, तो वो मेरी बात नहीं सुनती। लेकिन अगर यही बात मेरी ननद ने कह दी तो तुरंत तैयार हो गई। अब मुझे उनका साथ मेरा रिश्ता कैसे रखना चाहिए, प्लीज़ सजेस्ट करें। ऐसा है, कुछ घरों में ऐसा होता है, मैंने देखा है कि जब उनकी लड़की की शादी होती है ना, और फिर वो लड़की अपने ससुराल में जाती है, तो वो देख के इतने खुश हो जाते हैं कि अरे मेरी लड़की तो कितनी परफेक्ट बहू है। फिर वो बहू जो बनी है, उनकी लड़की जो दूसरे घर गई है, वहाँ पे जाके कुछ नई चीज़ें सीखती है। फिर वो अपनी माँ को ना ज्ञान सुनाती है कि मम्मी मेरे ससुराल में तो ये होता है, ये बढ़िया है। माँ के लिए फिर लगता है हमारी बहू कितनी बौड़म है, मेरी बेटी कितनी सुघड़ है, जो मेरी बेटी कह रही है वाओ। तो मुद्दा ये नहीं है कि आपके कहने से ये चीज़ नहीं हटाई, मुद्दा ये है कि अब उनकी बेटी की शादी हो गई तो उनकी बेटी आपसे कहीं ज़्यादा समझदार और आप बहुत ही बौड़म उनकी नज़र में चल रही हैं इस टाइम। तो वो समझदार की सुन के चल रही है कि इसने कहा है तो अच्छा होगा।
ये वाली चीज़ है। तो आपको बस वेट करना है उस कंडीशन का जब उनकी वो सो कॉल्ड समझदार बेटी या तो सच में समझदार प्रूव हो जाएगी या फिर उसका भी डाउनफॉल शुरू होएगा, है ना। आपको अपनी कंसिस्टेंसी से चलते जाना है। रही बात ये कि कुछ पुराना सामान हम बेच देंगे, अगर बिल्कुल ही सच में बेकार है तो ज़्यादा पूछो ही मत, बेच ही दो सीधे। और अगर ऐसा है कि जी मेरे पूछे बिना तिल्ली भी नहीं हिलेगी तो भाड़ में जाए सब कुछ, जो है जैसा है धो पोछो रख दो, फालतू के पंगे लो मत फिर। और जी आपका घर है, उतना ही काम करो जितना आराम से हो सके, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे करो, फिर पंगे लो मत, सिंपल सा है, सॉर्टेड रहो बस। तो यहाँ पर एपिसोड 184 के मैंने सारे सवाल पढ़े और एक मैम तो ऐसी हैं, आज उन्होंने अपना क्वेश्चन 3 या 4 बार सेम क्वेश्चन रिपीट कर रखा है, बार बार मैं पढ़े जा रही थी और फिर मुझे काटना पड़ रहा था वीडियो। और किसी ने कमेंट में जवाब मतलब सब परेशानियाँ लिख दी। चलो, लेकिन अपनी नॉलेज में मैंने कोई भी छोड़ा नहीं है। आशा करती हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, काम का लगा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उस अपने फेवरेट पार्ट को कट करके आप शेयर कर सकते हो, पूरा वीडियो शेयर कर सकते हो, हाइप कर सकते हो। ये सब अगर आप करते हो तो इस चैनल को बढ़ने में और ज़्यादा लोगों तक और ज़्यादा बहनों तक पहुँचने में मदद मिलेगी। ठीक, इट्स अ नोबल कहना चाहिए टास्क। मेरा उद्देश्य यही है कि ये चैनल हर उलझी हुई महिला तक पहुंच जाए और उसका जो भी एक दिमाग में झंझावत चल रहे हैं वो उससे बाहर आ जाए और अपनी जो भी उसकी क्वालिटी हैं उनको वो बढ़ा के उनको पूरी तरीके से यूज़ कर पाए। बस ये मेरा उद्देश्य है। तो मिलती हूँ आपसे 185 के जवाब लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज एंड सॉर्टेड ऑलवेज।